मनीषा मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम हियर। वेलकम टू एग्री टॉक। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। फार्मर्स कैन नॉट मेक मनी ओनली बाय फार्मिंग, व्हाई डू यू से सो? हमारे देश में खाना हमेशा सस्ता ही रहता है। इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं और खाना आपका एक ही प्राइस पॉइंट पे आके अटका हुआ है, तो ऑब्वियसली कोई किसान ऐसे कैसे बनाएगा खाना बेच। आपने कॉर्पोरेट लाइफ जिया है, आज ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर्माकल्चर लाइफ आप जी रहे हैं, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? आई हैव वर्कड इन ग्रेट कंपनी। मैंने यूनिलीवर में काम किया, कोलगेट-पाल्मोलिव में, एक्सिस बैंक में, उबर में। अगर कॉर्पोरेट कोई गलत काम करे, उसका कोई कॉन्शियस नहीं होता। इट विल डू व्हाट इज गुड फॉर प्रॉफिट। पर्माकल्चर का जो शब्द है, ये बना है परमानेंट एग्रीकल्चर से, जिसको हम हिंदी में स्थायी खेती कह सकते हैं। आप एक जमीन का टुकड़ा लीजिए, उस पे आप फिर से नेचर को एस्टैब्लिश करिए जैसे नेचर एस्टैब्लिश होना चाहिए था, और इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका खाना मिल जाएगा, हवा मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, वातावरण मिल जाएगा। नॉट नेसेसरली सबको ये सेटअप करना है, आप स्मॉल चेंजेस अपने डे वन से कर सकते हैं। पर्माकल्चर एक फिलॉसफी है। आप अगर एक शहरी जिंदगी भी जी रहे हैं, एक छोटे से अपार्टमेंट में, तो भी आप पर्माकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जीवन जीने का ढंग है। जिन लोगों के पास लैंड है वो तो ट्रायल ले ही सकते हैं। मान 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में भी ट्रायल लो, और जो लोग नहीं है, मे बी अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करें। Why is it called real estate? It is the only real asset. मैं तो ये कहती हूँ, आप किराए पे रहिए और गांव में जमीन खरीदिए। 25 million liters of rain water I get every year on my land. तो पर्माकल्चर में हम इस पानी को अपनी जमीन में सोख लेते हैं। कैसे? पेड़ लगा के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक बहुत ही खास एपिसोड में। आज हम हैं पंजाब में आनंद पर्माकल्चर में। आज के हमारे एपिसोड पर्माकल्चर के बारे में है, और जहां हम बैठे हैं यहाँ हमारे गेस्ट का घर भी है और साथ ही साथ उनका पर्माकल्चर फार्म भी। हमारे आज के एपिसोड की मेहमान है मनीषा लाठ मैम। मनीषा मैम ने 20 साल से भी ऊपर कॉर्पोरेट में एक बहुत अच्छे पोजीशन पर जॉब किया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने पर्माकल्चर का रास्ता चुना। डे वन से वो काफी सस्टेनेबल अप्रोच उन्होंने लिया है पर्माकल्चर के थ्रू और अपने लाइफ में भी। और आज के एपिसोड में हमने समझा है उनका कहानी, कैसे वो उबर के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से पर्माकल्चर में आने के पीछे क्या कारण थे, एक पर्माकल्चर फार्म क्या होता है, अगर आपको डिजाइन करना है आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और हमने काफी इन डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, लाइफस्टाइल और लाइफ के बारे में भी बात किया है। आज का एपिसोड आपके लिए थोड़ा अलग जरूर हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर आप इस एपिसोड को अंत तक देखें, आपको एग्रीकल्चर, पर्माकल्चर और अपने लाइफ को देखने का एक नया तरीका मिलेगा। आज के एपिसोड में हमने ये भी डिस्कस किया है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप पर्माकल्चर या एग्रीकल्चर साइड बाय साइड कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे इंसाइट्स जिससे आपको बहुत वैल्यू मिलेगा। मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, इस एपिसोड को देखिए, आपको काफी इंस्पिरेशन मिलेगा। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर मनीषा लाठ मैम, ओनली ऑन एग्री टॉक। मनीषा मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम हियर। वेलकम टू एग्री टॉक। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। आई थिंक पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होम्स आई हैव बीन इन, सो ऑब्वियसली एक बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट आपका इस जगह से होगा। हाउ लॉन्ग बैक डज दिस गो? ये हमने काम शुरू किया था 2011 में। 2011 में? हाँ, बट हम रहने आए हैं सिर्फ यहाँ 2022 में। अच्छा, तो 11 साल से इट वाज दिस इकोसिस्टम वाज बिल्डिंग। दैट्स राइट। एंड 3 साल से आप देयर हैं। हाँ जी, राइट। आई थिंक आज के पॉडकास्ट में मैं पर्माकल्चर पे फोकस करना चाहता हूँ, बट आपका जर्नी इज वेरी यूनिक। यू कम फ्रॉम कॉर्पोरेट, काफी अच्छे पोजीशंस पे थे, बट एक मे बी क्लिक ऑफ अ स्विच और समथिंग हैपेंड, यू टुक अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, राइट? बट वन थिंग मैं बहुत इंटरव्यूज में आपके सुना हूँ, आप ऑफन कहते हैं फार्मर्स कैन नॉट मेक मनी ओनली बाय फार्मिंग, व्हाई डू यू से सो? आई से सो क्योंकि हमारे देश में खाना हमेशा सस्ता ही रहता है, और कई बारी आप देखेंगे, आप शायद यू आर टू यंग, बट जब हम लोग बच्चे थे मैंने कई बारी देखा था कि हमारी सरकारें ही गिर जाती थी अगर प्याज के दाम बहुत बढ़ गए या खाने के दाम बहुत बढ़ गए। और हम अपने बचपन से अभी तक देखें तो कुछ फूड प्राइसेस हैव नॉट रियली इंक्रीज्ड इन लाइन विद इन्फ्लेशन। तो खाना हमारे यहाँ सस्ता ही रहेगा हमेशा, और इनपुट कॉस्ट बढ़ते रहते हैं। तो अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं और खाना आपका एक ही प्राइस पॉइंट पे आके अटका हुआ है, तो ऑब्वियसली कोई किसान ऐसे कैसे बनाएगा खाना बेच के? बट है, कई सारे किसान तो बनाते हैं। मेरे को लगता है कि वो टॉप लाइन देखते हैं, बॉटम लाइन नहीं देखते। और अगर आपने बिजनेस चलाया है तो आपको पता होगा कि जो मतलब इट्स द बॉटम लाइन विच काउंट्स, नॉट द टॉप लाइन। हम लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि किसी ने ट्रॉलियां भर भर के किसी को सामान भेज दिया,
और गांव में दो आदमी मिलते हैं, एक दूसरे से अक्कड़ में बात करते हैं, तेरे कितने निकले, मेरे कितने निकले। तो उस चक्कर में हम लोग सब एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में है कि भाई मेरी कितनी क्विंटल निकले, तेरे कितने निकले। मैंने कभी किसी को ये बात करते हुए नहीं देखा कि भाई तूने डाला क्या, तेरे खर्चे क्या हुए, तेरा मुनाफा क्या हुआ। ये तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इट्स अ वेरी आउटपुट ओरिएंटेड माइंडसेट एंड नॉट अ प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड माइंडसेट। प्रोडक्टिविटी और आउटपुट में बहुत फर्क होता है। क्या होता है वो अंतर? प्रोडक्टिविटी और आउटपुट में ये फर्क है कि प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये फॉर्मूला है, इट्स एफिशिएंसी फॉर्मूला। आप कोई भी फैक्ट्री चलाए, कोई भी बिजनेस चलाए, आप ये भी देखेंगे ना आपने डाला क्या, नहीं देखेंगे। देखेंगे आपके, लेट्स से आपका काम है यहाँ पे हर रोज 10 नट बनाना, आपकी फैक्ट्री है उसमें नट बनते हैं, वो 10 नट एक बंदे ने बनाए या 10 नट 10 बंदों ने बनाए, कुछ फर्क है कि नहीं, है ना। बट खेती में हम इनपुट देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ आउटपुट देख रहे हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। उसमें क्या होता है कि आप कर्जे में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने इनपुट ही डालते गए, आउटपुट जब आया साल में 2 बारी, आपको इतने पैसे देके आप खुश हो गए, वो भी आपने उड़ा दिए यहाँ वहां, तो यू आर स्टक इन अ जंजाल जो डेट ड्रिवन जंजाल है। और तभी हमारे यहाँ किसान इतने त्रस्त हैं। कुछ हमारे देश के क्षेत्र है जहाँ पे वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, और कुछ हमारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ वो धरने पे बैठे रहते हैं। आई थिंक इसका 2 इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं प्रॉफिट दिखता नहीं है, एंड दूसरा ऑन द एनवायरनमेंट, ऑन द अर्थ। बिल्कुल। आज सॉइल का हम मेजरली जो देख रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन इज अ मेजर ऑफ सॉइल हेल्थ। जहाँ भी बैंगलोर में तो मैं बात कर सकता हूँ, मेजॉरिटी जगह पे 0.5 से नीचे आपका ऑर्गेनिक कार्बन लेवल्स है। उसमें आप कब तक खेती कर पाएंगे? वो 2-3 साल, 5 क्रॉप, 6 क्रॉप, उसके बियॉन्ड आप खेती कर ही नहीं पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, यहाँ जो इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है, एक प्रकार से वो सेल्फ सस्टेनिंग है। डे वन से आपका ये पर्पस था कि आपको ऐसा कुछ बनाना है, मतलब हाउ डिड दिस थॉट कम अबाउट? देखिए, हम लोग, आपने ठीक बोला कि हम लोग शहरी लोग थे, शहर में काम करते थे, अच्छी पोजीशंस पे काम करते थे, पर हम जो ये शहर की चमक है इससे कभी भी इतने हम प्रभावित नहीं थे। मतलब हमें पता था कि चलो हमारी ट्रेनिंग है कि हम कंपनियों में काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, हम अच्छा करते थे, ऐसा भी नहीं है कि हम उसमें वी वर फेलियर्स। परंतु हमें ये लगता था कि अपने अगर आपको एक लेगेसी छोड़नी है, अगर आपको वाकई अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ ढंग का छोड़ना है, तो वो सिर्फ दौलत नहीं हो सकती। एक जिसको मैं कहती हूँ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, कि भाई हमारे बच्चों को कम से कम खाने के लिए स्वच्छ खाना, सांस लेने के लिए ताजा हवा, हाँ, और साफ पानी जो हमेशा अवेलेबल हो, ये चीजें तो होनी चाहिए। नहीं तो हम किस प्रकार के माँ बाप हैं, हाँ, कैसे माँ बाप हैं हम यार। ये लोग क्या करेंगे पैसों के, क्या करेंगे घर के, मतलब दे नीड सम, बट हमें पता नहीं था हम करें क्या। एंड आई थिंक सब लोग इसी उसमें दुविधा में हैं कि वी ऑल नो, जिसको मैं कहती हूँ क्लाइमेट एंजाइटी, वी आर ऑल एंग्शियस, ये कुछ तो गड़बड़ है, और हम क्या करें। हम तो बिल्कुल ही वी डोंट फील एम्पावर्ड। हमें लगता है हमारे पास तो कोई ताकत ही नहीं है, कोई क्षमता ही नहीं है कुछ करने की, पर एक्चुअली सबके पास क्षमता है कुछ करने की। आपको ना वो चश्मा लगाना है। तो एक दिन हमें कोई अपनी सहेली मिली और उन्होंने हमें पर्माकल्चर के बारे में बताया कि भाई ये एक ऐसी फिलॉसफी है, मैं बोलूंगी तकनीक नहीं है, इट्स अ फिलॉसफी, कि आप एक जमीन का टुकड़ा लीजिए, उस पे आप फिर से नेचर को एस्टैब्लिश करिए जैसे नेचर एस्टैब्लिश होना चाहिए था, और इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका खाना मिल जाएगा, हवा मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, वातावरण मिल जाएगा, और एक जगह होगी रहने की जहां आप बिना एयर कंडीशनिंग के भी रह सकते हैं। तो जब उसने ये हमें बताया तो हमारे दिमाग में ना एक ऐसे घंटी बजा, बिल्कुल, और हमें अगम और मैंने बात की, हमको लगा यार ये हमें करना चाहिए। तो हम तब मुंबई में रहते थे, पर हम फिर चंडीगढ़ आए, क्योंकि हमारी परवरिश चंडीगढ़ की है, हम यहाँ ही बड़े हुए, हमारे माता पिता यहाँ ही रहते हैं, और चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है। और हमें पता था कि भी जिस दिन हम रिटायर होंगे या हमारी कॉर्पोरेट लाइफ एंड होएंगी तो हम चंडीगढ़ ही लौट के आएंगे, वो हमने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था। तो हमने बोला ये काम भी अगर हमें करना है तो हम चंडीगढ़ के आसपास ही करेंगे। तो हम आए और हमने फिर ये जमीन खरीदी। अब ये देखिए, अब कोई कह सकता है अरे आपके पास बहुत पैसे थे, आपने ये जमीन खरीद ली। नहीं, ये वही पैसे हैं जो हम एक BMW पे भी खर्च सकते थे, या हम एक विलायती छुट्टी पे भी खर्च सकते थे। मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत नहीं हूँ, मेरे से कई ज्यादा बहुत अमीर लोग हैं जो ये नहीं कर रहे,
तो इट्स अबाउट वेयर यू स्पेंड योर मनी. राइट. आई थिंक बहुत सारे लोग ये विचार से आते हैं कि ये सब करने के लिए पैसा होना जरूरी है, विच इज ट्रू. बट आप ये भी कह रहे थे कि नॉट नेसेसरली सबको ये सेटअप करना है. आप स्मॉल चेंजेस अपने डे 1 से कर सकते हैं. ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला, पर्माकल्चर एक फिलॉसफी है और मैं अपनी वेबसाइट पे एक कोर्स ऑफर करती हूँ, पर्माकल्चर स्टार्ट्स एट होम. इट्स अ फ्री कोर्स. वो आपके कोई भी दर्शक ले सकते हैं. वो ये बताते हैं कि आप अगर एक शहरी जिंदगी भी जी रहे हैं, एक छोटे सी अपार्टमेंट में, तो भी आप पर्माकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जीवन जीने का ढंग है. तो पर वापस आके मैं अपनी कहानी के बारे में आपको बताऊं कि हम फिर लौट के यहाँ हमने ये जमीन खरीदी. ये जमीन एकदम ही बंजर, डीजेनरेटेड पीस ऑफ लैंड, और इसमें शायद कुछ हम केमिकल्स डाल के कोई खेती कर सकता था. और मैं ये कहती हूँ कि आज की डेट में अगर कोई भी अपना खेत क्लियर करे, वो ऐसी जमीन दिखती है. जब आप अपना खेत पे जुताई करके छोड़ते हैं तो सारी हमारी जमीनें अब ऐसी ही हो गई हैं. वहां से हमने काम शुरू किया. फिर पर्माकल्चर डिजाइन और प्रिंसिपल्स के बारे में हमने सेल्फ स्टडी की, क्योंकि तब तो इंडिया में ये इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट था ही. अब तो ज्यादा लोग जानते हैं. 2012-13 का बात कर रहे हैं. 2011 10 में हमने जमीन ली, 11 में हमने काम शुरू किया. तो हमने फिर प्लांटेशन करनी शुरू की. और जब सारे हमारे दोस्त और हमारे जान पहचान के लोग विदेशी यात्रा कर रहे हैं छुट्टियों में, या कहीं 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, तो हम और हमारे बच्चे, हमने यहाँ 45 डिग्री गर्मी में हमने यहाँ अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताई हैं. पेड़ लगाने में, वाटर वर्क्स करने में, अर्थ वर्क्स करने में. ये सारा काम हमने मिलके यहाँ गर्मियों की छुट्टियां, वीकेंड, दिवाली की छुट्टी, सर्दी की छुट्टियां हमने यहाँ बिताई हैं. तो इट इज समथिंग जो, और मुझे लगता है कि हमारी जो छुट्टियां और जो हमारे परिवार को मजा आया ये करने में, जो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, जिसको आजकल लोग कहते हैं मेकिंग मेमोरीज. हाँ, कि भी अगर हम बाहर नहीं गए छुट्टी पे तो हमारी कोई मेमोरी नहीं बनी. ऐसे थोड़ी ना होता. आप ऐसा काम करेंगे तो ऐसी मेमोरी जो आपकी परिवार की होगी, इट विल बी फार मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स, मच मोर डीप. मैं एक जनरली वीडियो देखा था कल परसों, आई थिंक 2008-2009 का वीडियो था, जस्ट जनरल वीडियो. एंड उसमें भी, उस समय भी मैं 7 साल का हूँगा, उस समय बात चल रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही अलार्मिंग क्राइसिस है. मतलब हम 17 साल पहले का बात कर रहे हैं. अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप नहीं किए, काफ़ी डेंजर में हो सकते हैं. 17 साल बाद भी आज हम एग्जैक्टली उसी पे बात कर रहे हैं. आई थिंक माइंडसेट क्या हो गया ना मैं जो समझाऊँ, हर आदमी अवेयर है, क्लाइमेट एंक्शियस है, बट सब लोग सोचते हैं पहले खुद का पॉकेट भर लें, खुद का पेट भर लें, फिर नेचर का देखेंगे. जैसे आपका भी एग्जाम्पल है, आप एक अच्छे पोजिशन में पहुंचे, you reached a good level, then you were able to create and give back to nature. I think that's the point where a lot of people are aware, लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं. देखिए, yes and no, ठीक है. अब आप कोई मॉल गए हैं, शॉपिंग मॉल में, आपको लगता है वहां लोग अपना पेट भर रहे हैं? वो जो शॉपिंग कर रहे हैं वो आपको हैंड टू माउथ लोग लग रहे हैं? हाँ, नहीं लग रहे ना. आपने कभी किसी को BMW, ऑडी में घूमते हुए देखा है? वो आपको हैंड टू माउथ बंदा लग रहा है? नहीं लग रहा ना. मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आई अंडरस्टैंड अर्निंग मनी इज इम्पोर्टेंट, बॉस, आई हैव डन इट ऑल्सो, राइट. एंड आई ऑलवेज से, आपको अगर कहीं रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, लीजिए. क्योंकि नौकरी मिलनी आसान नहीं है. मेरी अपनी बेटियां अब दुनिया में जा रही है, वो भी नौकरियां ढूंढ रही है. मुझे पता है आसान नहीं है नौकरी ढूंढना. तो आई विल नॉट डिसरिस्पेक्ट वर्क. इट डजंट मैटर कि आप पैसे कैसे कमा रहे हैं. व्हाट मैटर्स इज आप इसको खर्च कैसे रखें. दैट इज इम्पोर्टेंट. क्या कर रहे हैं आप अपने पैसे का? आप पूछिए आज की डेट में लोग अपने पैसों का क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए? उड़ा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं खाना, मॉल घूमने जा रहे हैं, माइंडलेस छुट्टियों पे जा रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, हर 2-3 साल अपनी गाड़ी बदल रहे हैं. क्यों? गाड़ी में 4 पहिए और 2 सोफे हैं, और वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है. एक गाड़ी 15 साल आसानी से चल जाती है, जब तक उसको सरकार बैन नहीं करती कि भी अब आप चला ही नहीं सकते. तो आपको हर 2 साल गाड़ी बदलने की क्या जरूरत है? हम सोच नहीं रहे, हम कंजम्पशन की भेड़ चाल में पड़े हुए. द पॉइंट इज स्टॉप कंज्यूमिंग गाइस, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग. आपको कंज्यूमर से प्रोडक्शन में आना है. आप वो ही पैसे, ये मेरे पास, ये मेरे एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, ये वो ही पैसे हैं जिनकी मैंने गाड़ियां नहीं खरीदी. मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ये वही पैसे हैं जो मैंने हर वीकेंड पे जाके मॉल में नहीं उड़ाए, ये वही पैसे हैं. और आप कंजम्पशन जब स्टॉप करते हैं, उसके 2 इमीडिएट फायदे हो जाते हैं. एक तो आपने पहले ही अपना प्लैनेट का बर्डन कम कर दिया एकदम से. द मोस्ट सस्टेनेबल प्रोडक्ट इज द वन यू डिड नॉट बाय.
आप ये तो फर्स्ट स्टेप है, आप अपनी कंजम्पशन घटाइए, वो तो कर सकते हैं ना आप शहर में बैठे बैठे, रिड्यूस योर कंजम्पशन। सेकेंड स्टेप इज टू डू दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। आई थिंक विल कम टू दैट। बहुत ही लोग जानना चाहेंगे हाउ दे कैन स्टार्ट, बट जैसे आपने बोला कॉर्पोरेट से आप स्टार्ट किए थे, लेट्स बैक ट्रैक। वहां पे कोई टर्निंग पॉइंट पर्टिकुलर था कि जब आपने ये डिसाइड किया? आपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस कैन यू टेक अस थ्रू Not at all. I had a very good corporate experience. I have worked in great companies. मैंने यूनिलीवर में काम किया, कोलगेट पामोलिव में, एक्सिस बैंक में, उबर में, all very good companies. मैंने बहुत कुछ सीखा। ये कंपनियां जो किसी एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करती हैं, उनको कितना कुछ सिखाती हैं यार, कितनी आपकी कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करती हैं, आपको ट्रेन करती हैं, और वही ट्रेनिंग मेरे यहाँ भी काम आई है। सेम थिंग्स दैट आई हैव लर्नड देयर। आई विल नॉट रबिश माय कॉर्पोरेट टाइम, अभिनव। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, मैंने काफी सीखा है वहां से और कमाया भी है, परंतु मेरे में हमेशा एक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस थी और एक सोशल कॉन्शियसनेस भी थी। और शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने 2 साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी बिताए। अच्छा। और मैं बहुत अच्छे कैंपसेस में भी पढ़ी हूँ, जैसे IIM बैंगलोर, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ऐसे कैंपसेस में भी जब आप टाइम बिताते हो ना, जो इतने खूबसूरत होते हैं, तो भी आपके मन में कहीं एक कुदरत की तरफ प्यार होता है। अब मैं आई एम एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, वो फर्क है। कई लोग कहते हैं वी आर नेचर लवर्स, बट दे डोंट डू एनीथिंग फॉर नेचर। उनको बस नेचर में जाके मजे करने हैं। मेरे को लगता है कि इफ आई एम अ नेचर लवर, आई मस्ट रीबिल्ड नेचर। मुझे लगा यार, आई एम अ नेचर लवर, आई एम अ क्लाइमेट एंग्शियस पर्सन, वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, दैट्स इट। पर हमें ये नहीं पता था कि हम क्या करें, तो हम अपना थोड़ा बहुत तो करते थे। मैं आपको बता सकती हूँ, हम 1997 से मैं अपना घर चला रही हूँ, मतलब लिविंग इंडिपेंडेंटली। हमने आज तक कभी होली नहीं सेलिब्रेट की, आज तक। और मेरे बच्चे अब 25 साल के हो गए, उन्होंने एक बारी भी पटाखे नहीं जलाए इन 25 years। एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस। एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर। मतलब मैंने जब अपने बच्चों को घर के काम करने सिखाए, तो मैंने उनको ये सिखाया कि बर्तन कैसे धोते हैं कम पानी में। ये नहीं कि बर्तन क्या धो लिए, नहीं। देयर इज अ वे टू वॉश बर्तन जिसमें पानी कम लगता है, देयर इज अ वे टू वॉश कपड़े जिसमें पानी कम लगता है। मैंने उनको ये सारी चीजें सिखाई कि दिस इज, सो दैट एटीट्यूड आई ऑलवेज हैड। शुरुआत से ही था वो। शुरुआत से ही था। लिटिल रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट। यार आखिर हम यहाँ एक ही तो जगह है हमारे पास, हमने कौन सा सब हवाई जहाज में बैठ के कहीं चले जाना है। तो दैट एवरीबडी कैन हैव, एंड दिस आई वुड से, अगर 10 जन ये सारे काम करें और एक बंदा ये करने निकल आए, तो ये जो मैंने प्रोजेक्ट यहाँ खड़ा किया है, ये यार 4 लोगों का कार्बन ऑफसेट तो नहीं है, ये कम से कम 1000 लोगों का कार्बन ऑफसेट है ना। तो आई कैन ऑफसेट 1000 पीपल, बट यार दोज 1000 पीपल मस्ट स्टार्ट डूइंग दिस बेसिक थिंग्स ना। ये तो नहीं कि मैं ये कर रही हूँ और आप पटाखे जला रहे हो, न्यूट्रल हो जाएगा। या मैं ये काम कर रही हूँ, आप होली पे टैंकर बुला के रेन शावर कर रहे हो, व्हाट रबिश। सो एटलीस्ट डू दैट। यू कांट डू दिस, एटलीस्ट डू दैट। वो आपको कौन रोक रहा है, मेरे को बताइए। कोई जबरदस्ती है आपको पटाखे जलाने की? कोई जबरदस्ती आपको कर रहा है कि भी आपको रेन शावर में नहाना ही नहाना है? कोई जबरदस्ती है? नहीं है ना। चलो आप वो तो करना शुरू करो। आपने कॉर्पोरेट लाइफ जिया है, आज ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर्माकल्चर लाइफ आप जी रहे हैं, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? अगर आप कोई गलत काम करे अभिनव, आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर कॉर्पोरेट कोई गलत काम करे, वो तो इंसान ही नहीं है, उसको क्या प्रॉब्लम है सोने में? वो तो सोता ही नहीं है। सो उसका कोई कॉन्शियंस नहीं होता। कॉन्शियंस को क्या, जमीर नहीं होता। नो जमीर। इट विल डू व्हाट इज गुड फॉर प्रॉफिट, दैट्स इट। ना ये एनवायरनमेंट के बारे में सोचेगा कॉर्पोरेट, ना ये सोसाइटी के बारे में सोचेगा, ना ये गवर्नमेंट, किसी के बारे में नहीं सोचेगा। ये सिर्फ एक चीज सोचता है, वो है प्रॉफिट। अब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके भी वहां कुछ पैसे लगे हैं, आप वही कंपनी का स्टॉक लेते हैं जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, करेक्ट। वो कंपनी को पता है मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है ताकि लोग मेरा स्टॉक लें। अब मैं कैसे बढ़ाऊं वो प्रॉफिट, आई डोंट केयर। एज अ कॉर्पोरेट कुछ भी कर लेंगे। हमें ये सारे जंगल काट के यहाँ से कोयला निकालना है तो हम निकालेंगे, हमें क्या है। हमें तो ये दिखाना भी हमारा स्टॉक ऊपर गया कि नहीं, राइट। अब आप देखिए, सारी कंपनियों को ग्रो करना है। आपने इस साल 10 लाख गाड़ियां बेची, आपको इसके ऊपर 10% अगले साल ग्रो करना ही करना है। फिर अगले साल फिर से 10%। अरे यार वो गाड़ियां कहाँ जाएंगी? अभी तो जिन्होंने खरीदी थी सबने खरीद ली। तो व्हाट डू यू स्टार्ट सेइंग? 2 साल में गाड़ी बदलो, नया मॉडल आ गया। दे अटैच योर सेल्फ इमेज टू योर कार कि अभी ना तुम कुछ हो ही नहीं, जब तक तुमने ये गाड़ी नहीं खरीदना तुम तो बिल्कुल ही ऐसे इडियट से हो।
तुम हिल जाते हो, अरे यार वाकई नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो ये गाड़ी खरीदनी पड़ेगी तभी मैं कुछ बन सकता हूँ. सो दे प्ले विद योर माइंड एंड मेक यू कंज्यूम मोर. बट कभी हमने सोचा है कि ये जो 10 लाख गाड़ियां हर साल बिक रही हैं, इसकी एंड ऑफ लाइफ में ये जा कहाँ रही है? वेयर आर दे गोइंग? दे आर गोइंग समवेयर. देयर इज नथिंग लाइक थ्रो इट अवे. अवे क्या है? हम कौन सा हवाई जहाज भर के मार्स भेज रहे हैं कचरे का? नो, इट्स ऑल ऑन द प्लैनेट. सो इनफाइनाइट ग्रोथ ऑन अ फाइनाइट प्लैनेट इज नॉट पॉसिबल एंड कंपनीज हैव टू रीथिंक देयर मॉडल. पर मैंने ये भी देखा है अभिनव कि कंज्यूमर्स आर वेरी पावरफुल. आप अगर कोई चीज कल खरीदना बंद कर दें, वो कंपनी का अपने आप ही अकल आ जाएगी. ओके, दे विल हैव टू चेंज. तो I've worked in FMCG, I've worked in banking, I've worked in consumer tech. Every day, somebody is voting for you with their money. Every day. मतलब वोटिंग फॉर यू एज इन? आप दुकान में जा रहे हो, you are choosing to buy this or that. वोट ही होगी. करेक्ट. अगर आप कल बोल दो यार ये चीज मैंने नहीं खरीदनी because I don't think it's good for me or the planet. By the way, they are interlinked. जो चीज planet के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छी नहीं. आप एक एक प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, जो प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है वो आपके लिए नहीं अच्छा होगा, बिकॉज वी आर द प्लैनेट. हम कोई और नहीं है, हम भी इस सृष्टि के ही एक हिस्सा हैं. हम कपड़े पहन के बड़े स्मार्टफोन लेके घूमते हैं, पर हम भी वही हैं. वी आर द सेम एनिमल्स एज पार्ट ऑफ दिस किंगडम. सो अगर आप वोट करना शुरू कर दें, वो कंपनी का बिजनेस ठप होना शुरू हो जाएगा. वो खुद ही इनोवेट करके एक नया प्रोडक्ट निकालेगी जो आपके लिए भी अच्छा होगा और प्लैनेट के लिए भी. It will be forced to. So as consumers, we have a lot of power. We don't realize how powerful we are. आप उस साइड पे काम करके देखो, जैसे मैंने किया है. हम तो गिड़गिड़ाते थे कि भी कंज्यूमर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा. कंज्यूमर का जैसे हम इसका सेम फार्मिंग में देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जब हम बात करते हैं, राइट, तो हमेशा किसान का ये कंप्लेन होता है कि अगर हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करेंगे तो डिमांड नहीं रहेगा. मैं उल्टा बोलता हूँ कि अगर ऑर्गेनिक या नेचुरल किसी को भी बढ़ाना है, आपको किसान से ज्यादा कंज्यूमर को सिखाना चाहिए. बिल्कुल. कि आप किसान से सही खाना मांगो. जैसे कल मैं इधर ही पंजाब में 2 किसान से मिला, मैं उनसे बोल रहा था भैया क्या आपको लगता है ऑर्गेनिक में आपसे मांगूंगा तो दे देंगे? बोलते भाई दे तो देंगे बट हो नहीं पाएगा हमसे. जैसे हम अगर स्टार्टिंग से भी करें, हम अपने ज़मीन में वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगा, केमिकल्स के बिना हमें शेप और कलर अच्छा नहीं मिलेगा, मार्केट में कोई डिमांड करेगा नहीं, तो मैं क्यों करूँ? आप ही बताओ. मुझे तो पैसा चलाना है, घर मिल चलाना है. ये किसान का माइंडसेट है. डे वन से उनको वो कन्विक्शन नहीं मिलता. उल्टा मैं कंज्यूमर को बोलता हूँ कि आप किसान से जाके डिमांड करो, तब वो ग्रो करेगा. पर कंज्यूमर और किसान आपस में मिल ही कहाँ रहे हैं? किससे जाके मैं डिमांड करूं? मुझे तो कोई किसान दिख ही नहीं रहा. एज ए कंज्यूमर आई हैव नो इंटरेक्शन विद द फार्मर. और तभी ये जो फार्मर मार्केट्स हैं, फार्मर मंडीज हैं, दिस इंटरेक्शन एंड री एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस कोई हम अपने खाने से इतने डिस्कनेक्टेड कि हम सुपरमार्केट में जाते हैं, वहां से चीजें उठा लेते हैं. सुपरमार्केट भी किसान को नहीं मिल रहा, वो भी कोई मिडिलमैन है, वो जाके किसान को मिल रहा है. तो अगर आप एक कंज्यूमर हैं, आपको पहले ये देखना चाहिए कि भाई मैं फार्मर के साथ फिर से री एंगेज कैसे करूं. ये जो अन्नदाता है जो मुझे हर रोज खिला रहा है, मैं इनको ढूंढ सकती हूँ. कैन आई कनेक्ट? कैसे कोई कर सकता है मैम? यू हैव एनी इनपुट? या देयर आर सो मेनी फार्म्स अराउंड एवरी सिटी. आप जाइए, आप बाहर क्यों जा रहे हैं छुट्टियां मनाने? आप फार्मर्स के पास जाइए, जाके देखिए कैसे है. हर सिटी में कोई ना कोई अब ऑर्गेनिक फार्मर मार्केट लगनी शुरू हो गई है. आई नो यहाँ चंडीगढ़ में, मोहाली में कई 2-3 होती है यहाँ पे हफ्ते में. बॉम्बे में जरूर होती है, बैंगलोर में होती है, गुरुग्राम में बहुत होती है. आप जाइए, मिलिए लोगों से, पता करिए कि भाई ये कैसा है, ऐसा क्यों दिखता है, वो क्या है, वो गोभी इस सीजन में क्यों नहीं आ रही, टमाटर अभी क्यों नहीं लग रहे, आम अभी तक पकने शुरू क्यों नहीं हुए. पता करिए. जब हमारे यहाँ आम इस सीजन में अब पकने शुरू हुए हैं, तो 3 महीने से मार्केट में आम कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग कि आपको पके हुए आम खिला रहे हैं. मैं और आप शायद जानते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर नहीं जानते हैं. तो क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए यार. हम एक चीज है जो अपने शरीर में हर रोज डाल रहे हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, कि हमें पता ही नहीं करना चाहते कि भाई इसमें हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं. कम ऑन गाइस, वेक अप. हद ही होगी है, लाइक हाउ मच पीपल आर डिस्कनेक्टेड विद देयर फूड एंड विद देयर बॉडीज. आई थिंक इट्स शेमफुल. आई थिंक आपको ये रियलाइजेशन काफी जल्दी आ गया था, तभी आपने वो कॉर्पोरेट से स्विच का ट्रिगर आया. बट समथिंग व्हिच आपने मेंशन किया कि समवन फ्रॉम योर फैमिली मेंशन अबाउट पर्माकल्चर. उस समय आप ये नहीं सोचे कि कमर्शियल एग्रीकल्चर
या फिर ग्रीन हाउस या फिर प्रॉफिटेबल? नॉट एट ऑल, बिकॉज मेरे पास तो हमेशा तब नौकरी थी। मैंने तो 10 साल मेरे पास वैसी नौकरी थी ना, तो मैं तो नौकरी कर रही थी 10 साल। मैंने तो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी है 2020 में, और 23 साल नौकरी करने के बाद। और हम सिटी में एक तरह से एस्टैब्लिश थे, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज है, तो हमें पता था कि जब तक बच्चे कॉलेज नहीं जा सकते, हम गांव में आके वैसे नहीं रह सकते। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमने पैरेलल में किया, और सब लोग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स ईदर और। ये जो हमारे मन में है ना बात कि या तो हम ये करेंगे या वो, ये बिल्कुल गलत है। यू मस्ट नो कि यू कैन डू दिस इन पैरेलल। और अगर आप ये, अब तो हम 2-3 जनरेशन कट आगे निकल गए, पर मुझे याद है कि जैसे मेरे पेरेंट्स थे, दे वर द फर्स्ट जनरेशन टू कम टू अ सिटी टू वर्क। और मेरे दादा दादी नाना नानी तो वो लोग गाँव में ही रहते थे, और गाँव से फ्रेश खाना आता था, प्रोड्यूस आती थी। कोई दादी आ रही है तो एक बोरी आधी बोरी बस में चढ़ा के ले आई किसी चीज की, है ना, वो कनेक्शन था। दैट्स इम्पोर्टेंट दैट वी गेट बैक। अब हमारी बेटियां शहर में काम करती हैं, बाहर रहती हैं, दे लुक फॉरवर्ड कि हम गांव आएंगे, हम उनको पूछते हैं भाई अभी तुम्हारी छुट्टियां हैं, कहाँ जाना है? तो कहीं नहीं जाना, यहाँ ही रहना है। दिस इज अ प्लेस ऑफ नरिशमेंट, दिस इज अ प्लेस ऑफ ग्राउंडिंग, टेक अ ब्रेक ऑफ नेचर। कहते ये तो हमें वो चाहिए टू गो बैक अगेन टू द सिटी, है ना, टू गेट आवर। तो ये जगह मेरे को लगता है हर किसी को सोचनी चाहिए कि जब आपका शहर में काम खत्म, मतलब आपने आपकी नौकरी खत्म, गेट आउट। आप कर क्या रहे हो शहर में? आई थिंक ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था, बहुत सारी चीज लोग बात करते हैं इम्पैक्ट क्या था, बट ग्रीन रेवोल्यूशन का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि देयर वाज अ ह्यूज मूवमेंट फ्रॉम पीपल, स्पेशली फार्मर्स, जो किसान थे गांव में, उनको धीरे 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 करके एग्रीकल्चर से निकाल के शहर की तरफ भेजा गया। पीपल टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, पीपल टॉक अबाउट सॉइल, बट रफली आई थिंक 4 million farmers, 4 to 5 million farmers every year are moving out of villages, which is a major concern. Yeah, absolutely. And I'm sure this is a concern for even governments, because there's overcrowding in urban areas, right? तो पर उसका रूट कॉज तो आप समझने की कोशिश करो। क्या है इसका रूट कॉज? रूट कॉज ये है कि भाई हमारे गांव में कोई रोजगार ही नहीं है, और जो हमारी अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खेती हो रही है, इट्स वेरी मशीन हैवी, केमिकल हैवी। मेरे को तो अजीब लगता है कि मैं आस पड़ोस के खेत देखती हूँ, कभी बंदा ही नहीं दिखता वहां, कभी भी। ट्वाइस अ ईयर ट्रैक्टर चलते हुए सुनाई देते हैं, कोई बंदे ही नहीं होते। किसी को खेत में आने का मजा ही नहीं है, क्योंकि वो तो इतने टॉक्सिक जगह है। आप गैस चैम्बर में जाओगे, अगर मैं आपको भेजूं, क्यों जाओगे आप? जब उसमें इतनी भयानक जहर भरे हुए हैं तो कोई जाना ही नहीं चाहता उधर। तो अगली जनरेशन को कोई अटैचमेंट ही नहीं है उस जमीन से। इट्स देयर इज नो अटैचमेंट। बच्चे नहीं आते यार, मैंने कभी किसी खेत में बच्चे नहीं देखे। तो दिस इज अगर आप इतना जहर भर देंगे अपनी जमीन में, वहां कौन आना चाहेगा यार? कोई नहीं आना चाहेगा। तो वी हैव टू रिवर्स इट। हमें फिर से अपनी जमीन से जुड़ना है। अगर आप जमीन से जुड़ेंगे, आपकी अपनी सेहत अच्छी होगी। आप अपना एक अगली जनरेशन को आप यहाँ इन्वॉल्व करो। अब हमारे यहाँ 12-13 लोग काम करते हैं, वो सब लोकल विलेज के हैं, सब लोकल्स। हमारी एक पॉलिसी है, हम सिर्फ लोकल्स को एम्प्लॉय करते हैं। अच्छा। किसी और को नहीं। और मैंने देखा है कि गांव वाला, अगर उसको गांव में रोजगार मिल जाए, वो कभी गांव नहीं छोड़ना चाहेगा, कभी भी। ये जो हम कहते हैं कि भी शहर का हमें अट्रैक्शन है, लाइट, ये दिस इज अगेन अ मार्केटिंग गिमिक। शहर जाके भी तो सब लेबर कहीं काम होने करना। क्या कर रहे हैं यार बेचारे, यहाँ वहां जिपिंग अराउंड डूइंग जोमैटो डिलीवरीज टू सम एंटाइटल्ड रिच किड्स। ये कोई जिंदगी है बताओ? आप यूज करते हैं जोमैटो? नॉट एट ऑल। हमारे यहाँ तो आता भी नहीं थैंकफुली, और जब हम शहर में रहते थे तभी भी यूज नहीं करते। आप बोल रहे थे ना कि आजकल लोग खेत नहीं जाते हैं, किसान से नहीं मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है, आज आपको 8 से 10 मिनट में कुछ भी मिल जाता है, तो आप क्यों करना चाहेंगे वो? मेजर कंसर्न आई थिंक अभिनव, जैसे हम लोग जिंदगी अपनी जी रहे हैं ना, ऐसे हम, इट लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स मूवी टू मी। हमें कुछ कुछ चीजें बता दी गई हैं और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। कोई बड़ी कॉर्पोरेशंस हमें कंट्रोल कर रही है, और हम अपनी आप के लिए सोचने की एबिलिटी ही खो बैठे। अगर मैं आपको पूछूं, आप वीकेंड पे बच्चों को लेके मॉल क्यों जा रहे हो, आपका शायद जवाब ये होगा क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, और कोई इसका जवाब नहीं। आप अपने बच्चों को विलायत पढ़ाई के लिए क्यों भेज रहे हो? क्योंकि सब भेज रहे हैं। आप सिर्फ बाहर के देशों में छुट्टियां क्यों बिताते हो जब हमारा अपना देश इतना खूबसूरत है और यहाँ देखने के लिए इतना कुछ है? क्योंकि सब लोग बाहर जा रहे हैं। दैट्स इट। भेड़ चाल है। दैट एबिलिटी टू थिंक फॉर आवरसेल्व्स
independent thinking. We are losing it. It's very scary actually. The way अगली पीढ़ी तो जो आ रही है ये Zomato, Blinkit पे पड़ी बली, I'm scared for them. These people are not going to be, they're not going to be happy. I think let's talk more about permaculture and let's understand everything about it. I think permaculture शब्द को लेके अभी भी थोड़ा confusion है, और ये confusion क्यों आता है, क्योंकि बहुत सारे interchangeable terms आ गए. Okay. जैसे organic farming हो गया, जैविक खेती, natural farming, प्राकृतिक खेती, permaculture भी एक प्रकार से एक term है. So let's start by understanding what is permaculture. Permaculture क्या होता है? How is it different from the others? पर्माकल्चर का जो शब्द है ये बना है परमानेंट एग्रीकल्चर से. ये मेरे दिमाग में जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग से बहुत फर्क है. ये दिस टर्म जिसको हम हिंदी में स्थायी खेती कह सकते हैं, एक तरह से खेती जो बिल्कुल ही स्थिर रहती है काफी टाइम तक. ये नॉर्मल फार्मिंग से एक इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि जो अभी मॉडर्न केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मिंग हम लोग करते हैं वो 4 महीने का साइकिल होता है, और 4 महीने में आप पूरा खेत उजाड़ के फिर से शुरू करते हैं. पूरा खेत उजाड़ के, राइट, एंड टू एंड ट्रैक्टर चला देते हैं भी कोई जगह ना मिट्टी ना रह जाए, नहीं तो उसमें भी 10 किलो हमारे कम निकलेंगे. पर्माकल्चर में देयर इज अ परमानेंस. ये परमानेंस कहाँ से आती है? ये परमानेंस आती है पेड़ों से. मैं कई बार इंस्टाग्राम पे देखती हूँ कि लोग अपने वीडियोस बना रहे होते हैं, दिस इज आवर पर्माकल्चर फार्म. मुझे एक उसमें पेड़ नहीं दिखता. आई एम सॉरी टू से दैट्स नॉट अ पर्माकल्चर फार्म. पर्माकल्चर में परमानेंस कम्स फ्रॉम ट्रीज. एक स्थिरता. क्यों? मैं ये पेड़ हर 4 महीने उखाड़ के कहीं और नहीं लगा सकती. आप 10 साल बाद भी मुझे मिलने आएंगे तो ये पेड़ मेरे पीछे यहाँ ही होगा. मैं आप बोले वो कहाँ गया, अरे वो निकाल के मैंने बहाल, ऐसा नहीं होता ना. ये तो ऐसे स्थिर रहेगा. उस परमानेंस में हम अपना खाना उगाते हैं इन दैट फॉरेस्ट. तभी पर्माकल्चर फार्म्स आर कॉल्ड फूड फॉरेस्ट ऑल्सो. ये एक खाद्य वन है. ये ऐसे वन है जो शायद हमारे 1000-5000 पहले हमारा पूरा देश ये वन था. जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं कि भी हमारी रामायण में राम लक्ष्मण सीता निकल पड़े 14 साल वनवास में. वो कोई रसोइया लेके गए थे अपने साथ? नहीं लेके गए ना. कभी सुना हमने कहानी में, महाभारत में या रामायण में कि जी ये 4-5 लोग चल पड़े और पीछे रसोइया? नो, दे फाउंड देयर फूड. उनको इस वन में अपना खाना मिला था, अच्छा भला पोषक खाना. तभी राम फल, सीता फल, लक्ष्मण फल, ये सब उनके फेवरेट फल थे. शर्बरी के बेल, कितने हमारे फल वहां थे. ये फल खाते खाते ये लोग वन में रहे हैं. तो फूड फॉरेस्ट जो होता है, दिस इज आवर नेचुरल वे ऑफ ईटिंग. ये हमारा खाना है जो हमारे को अपने फॉरेस्ट में मिल सकता है. तो दिस इज पर्माकल्चर. इसमें हम क्या करते हैं, हम कुदरत को देखते हुए उसके हिसाब से चीज डिजाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेसिक थिंग्स वी स्टडी कि भी हमारा तापमान क्या है या एवरेज बारिश क्या है. जब बारिश होती है तो पानी कहाँ से चलता है, इस दिशा से आ रहा है या उस दिशा से आ रहा है. ऑब्वियसली अगर इस दिशा से पानी आ रहा है तो शायद मैं वहां पे जो ज्यादा पानी चाहने वाले सब्जियां, फल या अनाज है वो लगाऊंगी. और जहां मुझे पता है ये थोड़ी ऊंची जगह है, यहाँ पे पानी बसता ही नहीं है, यहाँ मैं वो लगाऊंगी जिसको ज्यादा पानी चाहिए ही नहीं. और इस तरह से मैं अपनी जमीन में बहुत कुछ लगा सकती हूँ. तो जब हमने यहाँ पे काम शुरू किया था, मुझे तो कोई एग्रीकल्चर की नॉलेज थी नहीं, क्योंकि मैं तो फार्मिंग बैकग्राउंड से आई नहीं हूँ. तो मैंने हमारे जो स्टाफ थे उनसे पूछा भाई कौन सा यहाँ क्या लगाएं. कहते जी हमारे पड़ोस में तो यहाँ इस एरिया में ये 2-4 चीजें लगती है. क्या लगता है? जीरी लगती है, धान, और गेहूं लगता है, और सरसों लग जाएगी, और ज्वार लग जाएगा, बाजरा लग जाएगा. बस. तो मैं बात देखो, धान तो मुझे लगाना नहीं, क्योंकि ये मेरे को तो एक चीज तो इमीडिएटली दिखी थी कि सैंडी सॉइल है. मैं सैंडी सॉइल में पानी खड़ा करके मैं जीरी क्यों लगाऊंगी? इट डजंट मेक सेंस. गेहूं ठीक है, गेहूं आई थिंक वी कैन प्लांट. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग के यार और हम लोग क्या खाते हैं, मुझे दालें नहीं लग सकती. कोशिश करेंगे जी, किसी ने लगाई नहीं, पर माहौल तो हमारा ठीक है, चलो दालें लगाने की कोशिश करो. फिर तेल नहीं लग सकते. हाँ, तिल तो लगा सकते हैं, दादाजी लगाते थे, चलो तिल लगाते हैं, ठीक है. मूंगफली जी कुछ जगह में हो जाएगी जहाँ पानी खड़ा नहीं होता, पर जहाँ हमारा थोड़ा लो लाएंगे, जहाँ पानी खड़ा होता है वहां नहीं होता, चलो मूंगफली लगाते हैं. अरबी लगा लेते हैं, या छाव है या हल्दी लगा लेते हैं. हाँ, वहां पे पानी खड़ा होता है वहां केले लगा देते हैं. यहाँ पे हमारा कचरा इकट्ठा हो या पपीते लगा देते हैं. ऐसे करते कराते अभिनव आज की डेट में हम 150 चीजें लगाते हैं. 150 150 फूड क्रॉप्स.
और अपने खाने के लिए मैं नमक को छोड़ के आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। सब यहीं से होता सब यहाँ से होता है। हर रोज हम अपनी प्लेट को देखते हैं और बोलते हैं यार ओके फार्म 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 फार्म। है, खुशी भी होती होगी आप। ऑफ कोर्स, और खाना चढ़ता भी है क्योंकि हमारा एक उसके साथ वाइब्रेशनल कनेक्ट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पूरा खाना उगा रहे हैं। अब क्या हुआ है समय के साथ कि हम तो इतना खा ही नहीं सकते, सो वी आर गेटिंग सरप्लस। तो बेच भी सकते हैं। बेच भी सकते हैं। अब सरप्लस का हम अचार भी बनाते हैं, चटनी भी बनाते हैं। 22 SKUs, जो SKU समझते हैं आप, स्टॉक कीपिंग यूनिट, यस, आर देयर इन माय फार्म शॉप। 22 चीजें जो मेरे फार्म में से निकली हैं, जो मैं लोगों को बेचती हूँ जब वो हमारे फार्म टूर्स पे आते हैं। व्हाट्स नाइस इज कि ये बिजनेस कमर्शियली भी आप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, अच्छे इसमें मार्जिन और प्रॉफिट बिल्कुल दिखता है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है नेवर इन हिस्ट्री आर वी सो वेल पॉइज्ड टू डू दिस। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि आप कोई अपना ब्रांड या अपनी कहानी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते थे, आपके पास कोई मीडिया चैनल्स ही नहीं होते थे, सिर्फ बड़ी कंपनियां बातें कर सकती थी, बाकी हम छोटे छोटे लोग तो हम बस सुनने के लिए थे, है ना। अब हम सबके पास सोशल मीडिया, आपके और अगली पीढ़ी जो है, जो आपकी जनरेशन है, इनके पास ये एक्सपर्टीज है। भाई अगर आपके बेटे ने रीलें बनानी है तो क्यों ना आपके फार्म की रीलें बनाए। सही चीज का रील बनाए। हाँ, बुलेट पे घूम घाम के क्यों बना रहे हैं रीलें, है ना, या मॉल में घूम के रील्स क्यों बना रहे हैं। आओ यार खेतों की रील्स बनाओ, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली वी हैव डिजिटल पेमेंट्स। आप आज के डेट में किसी से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो आप पहले नहीं कर पाते थे, राइट। एंड थर्ड, वी हैव गुड लॉजिस्टिक्स। आपको किसी भी चीज को कहीं शिफ्ट करना है, आप कर सकते हैं। आपको 3 चीजें तो चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। तो बड़ी जनरेशन जो हमारी है और जो नेक्स्ट जनरेशन है, इनको जो मिलके काम करना है, एंड आई एम सीइंग सम ऑफ दैट हैपनिंग। आप देखेंगे कि कई अगली जनरेशन के बच्चे जो अपने फैमिली फार्म्स में जुड़ रहे हैं, दे आर रियली टेकिंग इट अहेड। मतलब शायद मैं ही एक ऐसी फार्मर हूं जो एक मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ जो मैंने अपना ब्रांड बनाया वगैरह, क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड है। पर मैंने कई जगह देखा है, जो बाकी फार्मर्स से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, कि उनके बच्चों ने आके ना फार्म को एक नई चमक दे दी है, एक नई एक्सपीरियंस दे दिया उसमें, और एक नया कमर्शियल मॉडल ले आए हैं। तो आई थिंक अगली जनरेशन एंड फार्मिंग, ये ओल्डर जनरेशन को मिलके अपने फार्म्स को ट्रांसफॉर्म करना है। और ये जो हमारी सोच है कि खेती में कुछ नहीं है, बेटा तू कट ले, तू निकल जा, क्योंकि यहाँ तो तेरा कुछ नहीं है, वो हमें बदलना पड़ेगा। हमें ये बैठ के बात करनी है कि बेटा लेट्स मेक समथिंग। क्या बना सकते हैं हम, बताओ, कुछ एक नया मॉडल बना सकते हैं, एंड इट कैन बी डन। एब्सोल्युटली। एज अ यंगस्टर, मैं आपको जैसे पॉडकास्ट के ऑफ कैमरा बता रहा था, आई वुड लव टू डू इट एज लॉन्ग एज मैं देखूं कि मैं इसमें कमर्शियली कुछ कर सकता हूँ। ऑल्दो यू कैन पॉइंट मी आउट, वो माइंडसेट गलत हो सकता है। वेल्थ इज नॉट नेसेसरली अ मेजर ऑफ सक्सेस, बट एवरीवन वांट्स टू रीच अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ बिफोर। आई टोटली एग्री। तो मैं बहुत सुन के ये खुश हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये कमर्शियली भी हो सकता है। मेरे साथ साथ बहुत सारे यंगस्टर या किसान जो देख रहे होंगे, शायद उनके दिमाग में कुछ क्लिक करे। बट पर्माकल्चर के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, जो मुझे मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट में भी सुना था, एंड आई वुड लव टू गेट योर टेक ऑन दैट। सबसे पहला प्रिंसिपल, केयर फॉर अर्थ। दूसरा, केयर फॉर पीपल। एंड तीसरा, फेयर शेयर, यानी कि उतना ही खाओ जितना जरूरत है, उतना ही लो। कैन यू टेल मोर अबाउट दिस? श्योर। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये एक तरह से हमारा मॉरल कंपस बन जाते हैं। अब पर्माकल्चर फार्म और किसी और फार्म में या कमर्शियल फार्म में ये फर्क जरूर होता है कि मैं जो भी यहाँ उगाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि यार ये तो मेरे बच्चे खाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। आई एम नॉट थिंकिंग कि यार क्या है, मैं जाके बेच देना है। आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दैट। मैं सारी चीजों को उस लेंस से देखती हूँ। अब ये मैंने उगाया उनके लिए, पर वो तो बेचारे कितना खा लेंगे, तो बाकी मैं बेच रही हूँ। पर मुझे थोड़ा ये पता है कि मेरे बच्चे कौन सा आम तोड़ के खा लेंगे, मेरे तो सारे आम अच्छे हैं, है ना। सो दैट मॉरल कंपस इज देयर, विच इज व्हाट पर्माकल्चर प्रिंसिपल्स हेल्प। अर्थ केयर, फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि भी आप जो भी कार्य करेंगे वो आपकी पृथ्वी के लिए अच्छा होना चाहिए, धरती माँ को ध्यान में रखते हुए। हाँ, पहली चीज, टिलिंग नहीं करना, फालतू में मिट्टी को उथल पुथल नहीं करना, क्योंकि मिट्टी एक जीवित चीज है, और जैसे आप इसको उठा के यहाँ से वहां फेंकना शुरू कर देते हैं तो त्रस्त हो जाती है। फिर आपके यहाँ खरपतवार निकलेगी, आपके यहाँ सारे जीव जंतु मरने शुरू हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे यार मेरी तो मिट्टी इतनी खराब होगी, अब मुझे इसमें कोई बाहर का रासायनिक खाद या कोई रासायनिक इनपुट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि खरपतवार हो जाएगी तो आप रासायनिक इसमें खरपतवार नाशक भी डालेंगे। तो आप मिट्टी को थोड़ा इज्जत से ट्रीट करिए,
उसके लिए थोड़ी इज्जत होनी जरूरी है, क्योंकि आप समझेंगे धीरे धीरे मिट्टी आपसे कई ज्यादा होशियार है। आपको पता था ये अभिनव कि आप एक मिट्टी पे आप पत्ता गिरते हैं, वो पत्ता गल जाता है, बीज गिरते हैं, बीज निकल आता है। क्यों भाई, बीज क्यों नहीं गला? क्योंकि जो गलाने वाले लोग हैं मिट्टी में, उनको पता है ये बीज है, ये पत्ता है, उनको पता है, दे आर सो इंटेलिजेंट। उनको पता है कि पत्ता गला के वो मिट्टी के लिए अच्छा होगा, और बीज को नहीं गलाना, ये छोड़ देना है ताकि उसका अंकुरन हो। और कितने बीज हमारी मिट्टी में हमेशा पड़े रहते हैं, पर समय ठीक होने पे वो उसका अंकुरन होता है ना। तो इनको बिल्कुल पता है कि कैसे मिट्टी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो मिट्टी की इज्जत करिए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि हम कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे स्प्रे, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, रासायनिक खादें कुछ भी नहीं डालते। जो चीज आप बॉटल से उठा के पी नहीं सकते, वो आपको किसी और भी को पिलाने का भी अधिकार नहीं, ठीक है। रैट पॉइजन, मतलब किसी भी प्रकार का जहर। देखिए जहर तो जहर है, आप ये नहीं कह सकते ये इनको मार देगा, हम जीवित रह जाएंगे। सिर्फ फर्क ये है कि बॉडी वेट टू वॉल्यूम, उनके लिए आपका वॉल्यूम बहुत है, उनका बॉडी वेट छोटा है। हमारे लिए हमारा बॉडी वेट ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो हम स्लो पॉइजन होंगे, वो फास्ट पॉइजन हो जाएंगे। तो कमिंग बैक टू अर्थ केयर, वी डोंट पुट एनीथिंग विच इज रॉन्ग। हम हर बार ये सोचते हैं भाई ये हमारी मिट्टी के लिए, धरती के लिए अच्छा है कि नहीं। अगर नहीं अच्छा, हम करते ही नहीं है उसको, ठीक है। दूसरी चीज है पीपल केयर, कि आपने यहाँ जो अपने लोग लगाए हैं, उनकी काम करने की एनवायरनमेंट क्या है, कल्चर क्या है। मतलब मैं तो इस कारण कीटनाशक ना डालूं कि मेरे बंदों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो ही बेचारे बीमार पड़ जाएंगे यार। पंजाब में जो मैम आप तो जानते होंगे कि मैं कई पॉडकास्ट में ये बोल रहा हूँ क्योंकि एक नया रिसर्च देखा था कि बठिंडा से शायद राजस्थान एक ट्रेन जाता है, वहां पे कैंसर एक्सप्रेस, कैंसर ट्रेन उसे कहते हैं, एंड उसमें 70% किसान है। वो किसान को ओवर एक्सपोजर है ऑफ केमिकल्स। बिल्कुल। तो आप मिट्टी में तो डाल ही रहे हो, आप लोग को खिला भी रहे हो, लेकिन आप खुद अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। बिल्कुल। अब क्या करते हैं, ज्यादातर तो जमींदार होते हैं, खुद तो कोई काम करते नहीं, किसी बेचारे को लगा दिया भाई तू कर ले ये काम। इट्स नॉट राइट, दिस इज नॉट हाउ यू शुड बी लीडिंग योर लाइफ, कि भी मैं सेफ हूँ और उनको दे दो। मैंने ये भी देखा कितने जमींदार बोलते हैं भी हम अपना खाना अलग से उगाते हैं, बाकी में हम सब में कीटनाशक और रासायनिक खादें डाल के मंडी में बेच आते हैं। बहुत कॉमन है। तो व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज इन अ वे अ मास मर्डर, राइट। तो ये पीपल केयर इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, कि अच्छा आप उनको वेजेस क्या दे रहे हैं, आप उनको फेयर वेजेस दे रहे हैं या आप उनसे एक्सप्लॉयटेटिवली काम करा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वो है, बिकॉज पर्माकल्चर इज ऑल्सो सोशल मूवमेंट, इट्स नॉट जस्ट ए इकोलॉजिकल मूवमेंट, दिस अ वे ऑफ लाइफ। तो आप लोगों को अपने खेती में कैसे जोड़ते हैं, उनकी क्या इज्जत होती है, उनसे आप कैसे बातचीत करते हैं, उनको आप कैसे उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग देते हैं, वो भी आपके आगे साथ बढ़े। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पीपल केयर। आई थिंक सोशल स्पिरिचुअल भी है साथ में दोनों। बिल्कुल। एंड जैसे आपने कहा एक लाइफस्टाइल है, इट्स नॉट अ वे ऑफ लुकिंग एट अ बिजनेस या कमर्शियल। अगर आप करोगे एज अ लाइफस्टाइल, शायद उसमें आउटपुट मिल जाए, शायद नहीं, पक्का मिलेगा, पक्का मिल जाए, पक्का मिलेगा, बट उस थॉट से नहीं घुसो। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। उस थॉट से अगर आप घुसोगे ना, आप फेल हो जाओगे। करेक्ट। आप जब मैम स्टार्ट किए थे, आई हैव ऑफन हर्ड कि आपका लैंड पूरा बंजर था। हाँ जी। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मानो बहुत सारे लोग के पास लैंड है, आई एम श्योर कि बहुत सारा लैंड बंजर ही होगा क्योंकि वो बहुत सारे कुछ किए नहीं है। उनको बताइए, ये जो फॉरेस्ट जब क्रिएट कर पा रहे हैं जहाँ हम बैठे हैं, हाउ डिड इट हैपन? मतलब प्रोसेस ऑफ कोर्स ओवरनाइट तो नहीं हुआ। व्हाट वर द स्टेप्स व्हिच लेड टू क्रिएटिंग अ बंजर लैंड टू दिस? सो द फर्स्ट थिंग इज कि यू मस्ट रीड योर लैंड। आपको अपनी जमीन का ना एक अच्छा इंटीमेटली आपको उसको जानना चाहिए। Okay. और मैंने देखा है कि कई बार जमीन का टुकड़ा ना एक पेपर पे स्क्वायर बन जाता है बस, और हम किसी को देते भी आप इसको डिजाइन करके दे दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसको आप इट्स अ लिविंग बीइंग, इसको भी आपको भी जानना है और इसको आपको जानना है, दोनों वे। तो हमने पहले अपनी जमीन को समझे, हमने देखा कि भी यहाँ मिट्टी कैसी है, पानी कहाँ से आता है, हवाएं कहाँ से आती हैं, सड़क कहाँ है, पड़ोस में क्या हो रहा है। दीज आर कॉल्ड सेक्टर एनालिसिस, पूरा एनालिसिस। देन वी रियलाइज कि अच्छा ईस्ट और वेस्ट वॉल से हमें हवाएं आती है, पूर्व और पश्चिम से, यहाँ पे हम विंड ब्रेकर्स लगाएंगे। तो आपको दिख रहा है कि हमारी वॉल्स पे विंड ब्रेकर्स हैं। इससे हमारी अंदर जो हवा आती है, हाँ, विंड ब्रेकिंग ट्रीज, इससे जो हमारी अंदर हवा आती है, इसकी एक तो रफ्तार घटती है और दूसरा इसका तापमान गर्मी में थोड़ा ठंडा हो जाता है और सर्दी में थोड़ा गर्म हो जाता है।
इन पेड़ों की बदौलत। तो व्हाट हैव यू डन, आपने एक अपना माइक्रो क्लाइमेट बना लिया। अब इस माइक्रो क्लाइमेट में बाकी चीजें उगानी ज्यादा इजी हो जाती हैं, क्योंकि बाकी कई पौधे आपके जो प्रोडक्टिव पौधे होते हैं, चाहे वो सब्जियां होए, फसलें होए, फल हो, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना। और जो नॉन फ्रूटिंग ट्रीज होते हैं वो थोड़े हार्डी होते हैं। तो ये हमने जोड़े। दूसरी चीज हमने देखा, पानी कहाँ से आ रहा है, उसको हमने रोका, क्योंकि पर्माकल्चर में हम एक बूंद पानी अपनी जमीन को छोड़ के बाहर जाने नहीं देते। और आप जानते हैं अभिनव के ज्यादातर अगर आप लोगों को पूछें कि भाई आपकी पानी की परिस्थिति कैसी है, तो आपको पता क्या जवाब देंगे, आजकल तो जी बारिश होती नहीं है, मौसम तो जी बदल गया है, पानी की तो बड़ी कमी है, पानी होता ही नहीं। और मेरे यहाँ भी जब लोग आते हैं टूर पे, मैं उनको पूछती हूँ तो उनको पता ही नहीं होता कि उनके यहाँ बारिश कितनी हो रही है। जो एक बारिश का मिलीमीटर में अंक होता है, किसी को पता ही नहीं। ट्यूबवेल की डेप्थ सबको पता है और जमीन के दाम तो सभी को पता है, पर बारिश किसी को नहीं पता। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अगर मेरे यहाँ पे 1000 मिलीमीटर बारिश होती है वर्षाना औसत, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी जमीन पे एक पतीला बना लूं, तो उस पतीले में 1 मीटर पानी 1 साल में खड़ा हो जाएगा। जस्ट पीपल शुड विजुअलाइज, करेक्ट, राइट। अब ये अगर 1 मीटर पानी सब जगह खड़ा है, तो जाहिर है कि मैं इसका वॉल्यूम भी निकाल सकती हूँ। तो जब मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला 2.5 करोड़ लीटर पानी, 2.5 करोड़ 25 मिलियन लीटर्स ऑफ रेन वाटर आई गेट एवरी ईयर ऑन माई लैंड। वाओ, ये कोई छोटा अंक नहीं है, बहुत है। तो प्रॉब्लम क्या है? अभी भी अगर यहाँ लोगों को पूछो, कहेंगे जी बारिश तो होती नहीं, अब तो ट्यूबवेल पे निर्भर है। प्रॉब्लम यह है कि ये बारिश होती है केवल कुछ महीनों में, और जिस दिन होती है आप उसको संभाल नहीं पाते, वो पानी आपकी जमीन को छोड़ के नीचे भाग जाती है, रन ऑफ। तो पर्माकल्चर में हम इस पानी को अपनी जमीन में सोख लेते हैं। कैसे? पेड़ लगा के। जब आप पेड़ लगाएंगे तो आपकी मिट्टी खुलेगी, जब मिट्टी खुलेगी तो इसमें एक पानी सोख बन जाएगा, स्पंज, और जब बारिश आएगी ये पानी इसके अंदर चला जाएगा। अब 2-4 दिन पहले यहाँ काफी बारिश हुई, मैं छत पे जाके ना आस पड़ोस देख रही थी भी क्या हो रहा है एनवायरमेंट में। दलदल, एक तरफ पड़ोसी का खेत दलदल, सामने दलदल, वहां दलदल। यहाँ पे मैं पूरी जगह नंगे पांव घूमती हूँ, कोई दलदल ही नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ गया पानी? जमीन में। अब जब आप जमीन में बारिश का सारा पानी, ये जो 2.5 करोड़ लीटर पानी 4 महीने में मेरे यहाँ गिर रहा है, अगर मैं इसको सबको अपनी जमीन में ले लूं, तो बाकी महीने जब वर्षा नहीं हो रही, यही पानी मेरे पेड़ और पौधे अपने आप चूसते हैं वहां से। मतलब कोई भी एक्सटर्नल इरिगेशन आप नहीं दे रहे? वेरी लिटिल, परहैप्स पड़ोसियों के मुकाबले 10%। इससे मेरी इनपुट कॉस्ट कम होगी, इससे मेरा लेबर कॉस्ट कम हो गया, और इससे मेरा एक रिजिलियंट फार्म बन गया कि जिसमें अगर बारिश ना भी आए मेरा तो काम फिर भी चल जाएगा, है ना। तो अब आपको इतना तो पता ही है कि भाई जितना पेड़ आपको ऊपर दिखता है उतना ही नीचे है लगभग। आप जरा यहाँ नजर मारिए मेरे पीछे और आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि नीचे कितनी जड़ें हैं, नीचे। इट्स अ होल इन्वर्टेड फॉरेस्ट, उसमें पानी खड़ा है। ग्राउंड वाटर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सारा 2.5 करोड़ लीटर पानी हम यहाँ अंदर ले लेते हैं। किसी प्रकार का यहाँ पॉन्ड वॉन्ड नहीं करना होता? पॉन्ड है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से पानी चल के आता है। मैं ये अपना रेन वाटर नहीं इसमें डालती, हमारा एक ऊपर से नाला चलता है जब बारिश होती है, तो नाले का पानी मैं रोकती हूँ। अच्छा। और वो भी बार बार जमीन में लेती रहती हूँ। इट्स नॉट अ लाइन पॉन्ड। अच्छा। इट्स अ पर्कोलेटिंग पॉन्ड। क्यों? क्योंकि मेरी पॉन्ड की कैपेसिटी है 10 लाख लीटर, ऊपर से भी आ रहे हैं 2.5 करोड़ लीटर, उसका भी मैंने वो किया। तो अगर मैंने इसको प्लास्टिक को लाइन कर लिया होता तो मैं तो उसको एक ही बार ही भर पाती। अब मैं उसको 10 बार ही भर लेती हूँ, क्योंकि एक दिन बारिश होती है पानी अंदर गया, दूसरे दिन फिर से होती है वो भी पानी अंदर गया। हम लोग ना लालची हैं कि कोई भी पानी हमें मिले हम अपनी धरती में ले लें, हमें इस चीज का लालच है। और ये जब हमने काम किया और जगह जगह ऐसे मेंढ से बना के पानी को रोका ताकि वो भागे ना। द होल आइडिया है कि आपको पानी को जमीन में रखना है, स्लो करना है और सोक इन करना है। वाटर रन ऑफ हम कहते हैं, रन ऑफ तो होना ही नहीं चाहिए। जब मैंने यहाँ काम शुरू किया, मेरी जो हमारे लोकल स्टाफ थे यहाँ पे, उनसे 2 ही अपेक्षा थी। मैंने बोला, पहला, हमारे पेड़ नहीं मरने चाहिए, दूसरा, यहाँ से एक बूंद पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। दैट्स इट। इतना आप कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। चलो ठीक है, आप 2-3 साल यही कर लो, मैं तो वैसे ही बॉम्बे में हूँ। जब मैं थोड़ा और पास आऊंगी तो मैं इससे और क्या निकालना है उसकी बात करूंगी। 2-3 साल हमने ऐसे छोड़ा। उसके बाद खुद ही आपने देखना शुरू कर दिया, मिट्टी सुधर गई, पंछी आ गए,
पेड़ों पे पतझड़ हो गई, पत्ते नीचे गिर गए, पूरा इकोसिस्टम आपका। और कितने पेड़ हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग है। तो एक प्रकार से नाइट्रोजन की फैक्ट्रियां खड़ी हो गई है ना। कुछ पंछी आ जाते हैं तो फास्फोरस आ जाता है, जीवाणु हो जाते हैं तो पोटेशियम आ जाता है, बड़े पेड़ होते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। आपको कुछ इसमें डालने की जरूरत ही नहीं है। जब वो इकोसिस्टम थोड़ा एस्टैब्लिश हो गया तो हमने देखा कि इसके अंदर आके तो अब हम और भी चीजें उगा सकते हैं, तो आसानी से उग रही है क्योंकि उनको अब वो माहौल मिल गया। फूड क्रॉप्स का जो हम कहते हैं, फूड क्रॉप वो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि मानो विंड ब्रेकर्स तो समझ गए, इरिगेशन का भी समझ गए, अब मेरे लैंड के हिसाब से मैं फूड क्रॉप्स कैसे चुनूं पर्माकल्चर में? पहले तो आप ये देखिए आप खाते क्या है, ठीक है। मैंने तो ये देखा भाई मैं क्या खाती हूँ, मुझे सब उगाना है। फिर ओवर टाइम आई रियलाइज कि 2-3 चीजें मैं नहीं उगा पा रही। जैसे मैंने राजमा लगाने की कोशिश की, 1 किलो बोआ तो 8 किलो मिला, तो मैं नहीं यार ये तो डजंट मेक सेंस, जितना मेरा एफर्ट है। सफेद चने लगाने की कोशिश की, वो नहीं उगे। बाकी सारी चीजें, उड़द, मसूर, मूंग, अरहर, लोबिया, चना, ये सारे मेरी दालें मैं हर साल उगाती हूँ। यही मैं सिर्फ यही खाती हूँ, ठीक है। फिर अनाज देखे मैंने, गेहूं लगाया, सारे मिलेट्स, मक्की, ज्वार, बाकी भी कई मिलेट्स। फिर टाइम के साथ मैंने देखा है मुझे ये मिलेट्स नहीं लगाने, मैं इतना खाती नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इनकी प्रोसेसिंग मेरे से होती नहीं है क्योंकि उनको हल उनका निकालना पड़ता है, वो मैं यहाँ कैपेबिलिटी नहीं है। मैंने लगाने ही नहीं मिलेट्स। और दालों में मुझे लगा ज्यादा मुनाफा है क्योंकि दाल मैं बेचती हूँ अपनी दालें, ऑर्गेनिक दालें 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो मार्केट में कितना बिकता है? आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। मैं आई एम नॉट पेगिंग इट टू द मार्केट क्योंकि मेरे को पता है कि वो 400 रुपए में भी जब मैं बेच रही हूँ मुझे लगता है कि मैं किसी को फेवर कर रही हूँ, बिकॉज इट्स वैल्यू इज वे मोर। इसकी वैल्यू ज्यादा है, न्यूट्रिशन है, मेहनत है, बहुत मेहनत है। न्यूट्रिशन, मेन थिंग इज न्यूट्रिशन, द क्वालिटी। सो फिर मैं दालें ज्यादा लगाती हूँ। गेहूं मैं सिर्फ अपने लिए 2-3 क्विंटल लगाती हूँ एक आधे कनाल में, बस मेरे को चाहिए ही नहीं उससे ज्यादा। और मैं गेहूं बेचना नहीं चाहती क्योंकि इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट, इट्स टू चीप। और फिर मैंने सब्जियां देखी, भाई गर्मी की सब्जियां क्या है, सर्दी की सब्जियां क्या है। सब्जियां हम सारी लगाते हैं और यहाँ कम से कम 25 प्रकार के फल लगाते हैं। फलों की हमारी श्रृंखला टूटती नहीं है, पूरे साल हमारे पास फल होता है खाने का। कैसे कैसे फल? तो शुरुआत में आप देखेंगे जैसे ही साल शुरू होता है तो हमें मिलते हैं पपीते। पपीते खत्म होते हैं, फिर आते हैं हमारे आड़ू, लीची, चीकू, आम, केले, सीताफल, फिर मौसमी, संतरे, कीनू, नींबू, सब हो रहा है सब। और सब्जियां भी, फालसा सब्जियां भी सारी। कैसे? जैसे गर्मी की सब्जियां मतलब सारे स्क्वाशेस, कद्दू, लौकी, तोरी, घिया, तुरई, करेला, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, ये सारी चीजें लगती हैं अभी सब गर्मियों में। जैसी सर्दियां आएंगी, सर्दियों में तो मतलब आई थिंक 22 डिफरेंट सब्जीज वी ग्रो। गाजर, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शलगम, मूली, इन सब के बीज सारे मेरे अपने। शिमला मिर्च का सीड वैसे? सो द फ्यू थिंग्स आई डोंट ग्रो। सो जो मैं हाइब्रिड लेती हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ कौन सी। फूल गोभी ये हाइब्रिड है, पत्ता गोभी हाइब्रिड है, शिमला मिर्च हाइब्रिड है, और एक और चीज ब्रोकली। बाकी सारे देसी बीज, सारे देसी बीज। एक बारी मेहनत करके कहीं से ले लो, अगले साल अपने बचा लो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी टीम इतनी स्टेप अप हुई है ना इस चीज में। अब खुद ही वो लोग सेव करते हैं। पहले सीड सेविंग मैं करती थी, अब तो मेरी टीम बहुत होशियार हो गई है। देव अंडरस्टूड द वैल्यू कि हम सीड सेव करते हैं तो कम से कम 100 ग्राम निकलते हैं सीड्स में। ये क्या होता है ये सीड सेविंग? आप सीड बैंक भी चलाते हैं? बिल्कुल। ये थोड़ा समझाइए। बहुत सारे लोग के लिए शायद एक नया प्रकार का कॉन्सेप्ट हो। आप अपनी सीड ट्री से जो सीड आ रहे हैं उसको एक बचा के रखते हैं। बिल्कुल। तो पहले ये समझना चाहिए कि हाइब्रिड सीड और देसी सीड में फर्क क्या है। यस। अब हाइब्रिड सीड क्या है? हाइब्रिड सीड एक ऐसी सीड है जो कंपनियों ने एक स्पेशली क्रॉस करके एक बीज बनाया है जिसकी सर्टेन क्वालिटीज है। ये क्वालिटीज हो सकती है फल का साइज, पौधे का स्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी, यील्ड, कुछ भी हो सकता है। और वो हर साल आपको वो बीज बेचने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप उसका बीज बचा के लगाएंगे तो वो ट्रेट्स रेप्लिकेट नहीं होंगे। जैसे अब मैंने शिमला मिर्च, गोभी के बीज रख लिए और मैंने लगाए, उनमें गोभी और शिमला मिर्च नहीं लगेगी, या लगेगी भी तो वैसी नहीं लगेगी जैसे पिछले साल लगी है, क्योंकि कंपनियों ने ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है कि आप बार बार जाए उनके पास, नहीं तो उनके पास कोई बिजनेस ही नहीं होगा, राइट। और ये जो हाइब्रिड सीड है, ये क्योंकि हर साल नए आ रहे हैं, ये आपकी जमीन के साथ कभी बदलेंगे ही नहीं। ये तो कहीं तेलंगाना में उगा के किसी ने आपको भेजे हैं, उनको आपकी जमीन के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं पता।
देसी सीड जो होते हैं, जिनको एयरलूम या देसी बीज कहते हैं, वो ऐसे बीज हैं जो ओपन पॉलिनेटेड है। मतलब ये हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं रखे, ये आपस में क्रॉस करके ये इनका अपना हर साल ब्रीडिंग होती है और हर साल इनके बीज बनते हैं। और इनमें एक कैपेसिटी होती है आपके माहौल को समझने की। इनको पता है यार कि यहाँ के जो मालिक है ना, ये पानी की तो बड़ी कंजूसी करते हैं, ये पानी ज्यादा देते ही नहीं है। तो जो बीज निकले हैं, जाहिर है वो पौधा मरा नहीं, जीवित रह गया, तो उसके बीज में ऑलरेडी क्षमता है कम पानी में बढ़ने की। तो अगले साल जब आप वो लगाते हैं, वो फिर और अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको आपकी जमीन से पहचान होगी, आपकी पृथ्वी से, आपकी धरती से, आपकी मिट्टी से पहचान होगी। इस तरह से ये बीज आपके अपने हो जाते हैं। मैं ऐसे एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ। सपोज करिए कि आपके यहाँ मेरे फार्म में ले लीजिए, एक कोई विलायत से, एक लेट से अंग्रेज आया, ठीक है। पहले साल उसको गर्मी लगेगी, दूसरे बोल नहीं पाएगा, उसको हर जगह हमें ले जाना पड़ेगा, है ना। गांव वालों से उसकी कोई वो नहीं होएगी, उसके लिए एसी लगाना पड़ेगा, उसके लिए खाना स्पेशल बनाना पड़ेगा। अगले साल तक वो देखेगा यार इस साल मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही, और 2-4 हिंदी के शब्द सीख लेगा, और फिर लोगों से भी दोस्ती कर लेगा। चौथे, 5वें, 6ठे साल से वो हमारे कृष्णा मैकेंजी साहब की तरह होंगे, है ना, कि तमिल में बोल रहे हैं, लुंगी पहन के घूम रहे हैं, वो तो हमारे हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें बदलने की क्षमता है। देसी सीड्स में होता है ये। एब्सोल्युटली। जीएमओ में, हाइब्रिड में, जीएमओ की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हाइब्रिड में ये नहीं होता। हाइब्रिड ऐसा है कि हर साल आपके यहाँ नया अंग्रेज आया। देसी सीड हो गए, हाइब्रिड सीड हो गए, बट जो ऑब्वियसली बहुत कंट्रोवर्सी है हमारे देश में वो है जीएमओ सीड्स। व्हाट आर जीएमओ सीड्स एंड व्हाई आर दे बैड, एंड कौन से सब्जियों में जीएमओ सीड्स इस्तेमाल होता है हमारे देश में? सो GMO seeds are like genetically modified organisms, ठीक है। अब ये मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ अभिनव, अगर आपको एक दिन ऐसा दिखा कि भी ये सुअर और घोड़े का मिक्सचर है, आप थोड़ा घबरा नहीं जाएंगे कि यार ये क्या हो गया हमारी दुनिया को, ये कैसा जानवर बना दिया इंसानों ने, 2 लोगों को मिक्स करके, है ना। हम थोड़ा सा घबराएंगे ना कि ये दिस इज नॉट राइट, दिस सीम्स रॉन्ग। दिस इज व्हाट जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज। बट सीड्स के लिए भी इतना बुरा होता है? हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने किसी का एक जेनेटिक कोड लिया है और आपने किसी और में डाल दिया, ठीक है। नाउ लकीली आई एम मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, तो ये मैं अच्छी चीज समझती हूँ, क्योंकि मैंने तो ये खुद काम किया हुआ है एज अ थीसिस जब मैं अपनी MSc कर रही थी, कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। वी आर सेइंग फॉर एग्जांपल कि लेट्स सी हम ना ऐसी एग्रीकल्चरल कंडीशन बनाना चाहते हैं जिसमें हम एक हर्बिसाइड डाल दें, तो उससे पौधे मर जाएं, ताकि कोई आपकी खरपतवार ना निकले, ठीक है। पर अगर आप किसी पौधे को मारने वाला एक खरपतवार नाशक बनाएंगे, तो जाहिर है कि शायद आपकी फसल भी मर जाए, मरेगी कि नहीं, है ना। अब आपने क्या किया है, अपनी फसल के अंदर आपने एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाल दिया है, ऐसा आपने DNA का स्लाइस डाल दिया है कि उसमें इस खरपतवार नाशक कंडीशन में वो खड़ा रहेगा और बाकी सब मर जाएगा। वीड मर जाएगा, लेकिन प्लांट जिंदा रहेगा उस वीडिसाइड के साथ। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या होता है, दे कम एज पैकेज डील्स, कि भी आप हमारा बीज भी ले लो, आप हमारा खरपतवार नाशक भी ले लो, अपने फ्लडिंग कर दो, उसमें पौधा लगा लो, देखना ये बन जाएगा। यार ये तो कोई तरीका नहीं है खेती करने का या खाना उगाने का। सो अच्छा, व्हाट द अदर इशू विद GMO इज कि हमने अभी तक इसकी इतनी स्टडी ही नहीं की कि जब आप इसको खाएंगे, जब ये प्रोडक्ट आप खाओगे, तो जो मैंने इसमें नई ये जीन डाली है, ये आपके शरीर के साथ इंटरैक्ट कैसे करेगी, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो अ लॉट ऑफ दिस GMOs आर सॉर्ट ऑफ अनटेस्टेड एंड अनप्रोवन, एंड एक्टिविस्ट जो इनके खिलाफ हैं, दे डू बिलीव कि भी ये हमारे शरीर के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता जो हम खा रहे हैं, ये इतनी बदला हम खाना खा रहे हैं, इट्स नॉट राइट। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उस दिन हमारे यहाँ कोई आए थे फार्म टूर पे, तो कह रहे थे कि मैम जब आप हाइब्रिड सीड्स की बात कर रहे थे कि हाइब्रिड सीड्स में रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती, कहते हैं कि जो हमारे आजकल नौजवानों में इनफर्टिलिटी दिखती है, ये शायद इसी कारण तो नहीं है कि हम हाइब्रिड खाना खा रहे हैं। Never know. And I thought that was very interesting because we are what we eat. अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें अपने आप ही रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है, शायद हमारी बॉडीज भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी वी विल लूज। We are nature. We are nature, absolutely. पर्माकल्चर पे वापस आते हैं मैम। आई थिंक लोग को
बेसिक एक डर तो आ गया होगा, बट अच्छा तो ऑब्जेक्टिव एक अवेयरनेस आ गया होगा। पर्माकल्चर में चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से, आपके 15 साल का जो बिल्डिंग दिस फूड फॉरेस्ट है, उससे लोग कुछ टेक बैक ले सकें, राइट? एक स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकते हैं। जैसे पहला 2 स्टेप आपने बताया, विंड ब्रेकर्स लगाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे। अब नेक्स्ट प्लानिंग में मेरा कैसा अप्रोच होना चाहिए? तो नेक्स्ट प्लानिंग में ये है कि आपने अपनी लैंड को जोनिंग के हिसाब से देखना है। मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या, किस जगह में आप कितना सुपरवाइज कर पाएंगे। जो हमारा घर होता है उसको हम जोन 0 मानते हैं, क्योंकि वहां तो हम हर रोज हैं, वो जगह तो हम हर रोज देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं। पर कोई दूर दूर की जगह होगी जहां शायद आप 2 महीने में एक बार भी नहीं जाएंगे, हाँ, वो हमारा सबसे ज्यादा दूर का जोन 5 हो जाता है। तो जोन 0 ऐसी जगह जहां पे आपका घर है। जोन 1 इमीडिएटली घर के बाहर आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे सब्जियां, हर्ब्स, मिर्ची, पुदीना, नींबू, जो आपको फट से हर रोज आप देखते करते हैं और हर रोज हार्वेस्ट करके आप अपने घर में ला सकते हैं। ये आपका बन जाता है जोन 1। जोन 2 बनता है आपका ऑर्चर्ड। ओके, ठीक है, ऑर्चर्ड मतलब वहां पे फल लगे हैं, क्योंकि फल हर रोज हम इतना नहीं उठाते, पर दिन में 2-3 दिन में एक बारी तो हम जरूर फलों को निकालते हैं। तो वहां पे हमें 3 दिन में एक बारी जाना है। अब जोन 3 इज यूजुअली जहां हम क्रॉप्स लगाते हैं, ठीक है, जहां फसलें लगाते हैं। और फसलें पर्माकल्चर में ऐसे हम कभी नहीं लगाते कि भी 10 एकड़ में हमने एक चीज लगा दी। हमारे पास 10 एकड़ अगर जोन 3 में होंगे, हम शायद उसमें 10 फसलें लगाएंगे, क्योंकि हम हमेशा इंटरक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग करते हैं। ये हमारा हो गया जोन 3। फिर हमारा जोन 4 विच इज एग्रो फॉरेस्ट्री जोन। यहाँ पे हम वृक्ष लगाते हैं। ये वृक्ष हमारे, कई बार हम इनको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, ये हार्वेस्ट करके हम बेच भी सकते हैं, परंतु हम सिर्फ हार्वेस्टेबल ट्रीज नहीं लगाएंगे कि यूकलिप्टस का प्लांटेशन या पॉपुलर का प्लांटेशन जो आपने एक दिन आके पूरा काट लिया, नेवर। हम ऐसे इसको लगाएंगे कि इसमें हर प्रकार के पेड़ हों और बहुत सारे इसमें विरासती या देसी पेड़ हों, जो हमें मुफ्त की प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं। वो प्राकृतिक सेवा क्या है? इकोलॉजिकल सर्विसेज, नाइट्रोजन फिक्सिंग, माइनिंग ऑफ मिनरल्स, पंछियों के लिए घर, बायोमास, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के लिए जगह। ये सारी चीजें ये लोग हमें, ये जोन हमें मुफ्त में प्रदान करता है, एग्रो फॉरेस्ट्री जोन। और आखिरी जो हमारा जोन होता है जोन 5, इधर हम कभी भी नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ जोन होता है। ओके, ठीक है, जिसमें हम कभी नहीं जाते। हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां वाइल्ड लाइफ रहती है, वहां जंगली जानवर रहते हैं, ज्यादातर रेप्टाइल्स, सांप, बड़ी मॉनिटर लिजर्ड्स, नेवले यहाँ है। ऑफ कोर्स यहाँ बच के रहना होगा। यहाँ 10 प्रकार के सांप रहते हैं, उन 10 को तो हमने देखा है। और 50 प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के यहाँ पंछी रहते हैं। डरते नहीं है आप सांप से? क्यों नहीं हम डरते? क्योंकि हमारा उनके साथ सामना ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? किधर होता है सांप? वाइल्ड लाइफ जोन में। ये नहीं है, काफी थोड़ा। अच्छा, आप ही के लैंड में? ऑफ कोर्स। अब हमें सांप जरूरी है। क्यों है जरूरी? आपने कभी खेतों के चूहे देखे? इतने बड़े होते हैं। उनको अगर आपको कंट्रोल में रखना है, मारना नहीं है, कंट्रोल में रखना है, वो एक ही चीज में कंट्रोल में रह सकते हैं, वो है सांप। सांप यहाँ रात को निकलते हैं और हमारे सांप यहाँ के चूहे खाते हैं, मेंढक खाते हैं, छिपकलियां, गिरगिटे, जो भी उनको मिलता है छोटी चीजें वो खाते हैं। और जैसे ही दिन चढ़ता है तो वो अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। तो दिन में हम यहाँ घूमते हैं, रात को यहाँ सांप घूमते हैं और हम घर के अंदर रहते हैं। ये अगर हमारे पास सांप नहीं होते, जो पड़ोसियों की हालत है, क्योंकि उनके यहाँ पे इतना वो जहर डालते हैं, तो उनके यहाँ जब चूहे आते हैं उनकी फसलें खाने, उनको चूहों को मारने वाली जहर डालनी पड़ती है। हमें वो डालना ही नहीं पड़ता। एक्चुअली मैंने यहाँ कभी चूहा नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास सांप है। तो सांप हमारे दोस्त है, हम उनका मतलब उनकी इज्जत करते हैं, उनको यहाँ वो हमारे लिए बहुत काम करते हैं, एंड दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। वाओ, आई मीन आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा सोचा है। सांप से तो बहुत डर लगता है मुझे, लोग को। नहीं, आप देखिए, जब मैंने यहाँ काम शुरू किया था, मैं तो शहरी लड़की थी। मैं तो जस्ट पहली बार सांप देखा तो मैं दूर भागी चिल्लाती हुई, है ना। उसके बाद इतनी हमारी क्षमता हुई कि अब हम सांप को देख रहे हैं पर डर नहीं रहे। फिर एक ऐसा दिन आया जब हम सांप को देख रहे, सोच रहे हैं यार ये कितना खूबसूरत है, लिटरली, कि कभी आप प्यार से उसको ध्यान से देखिए, देखिए कितना खूबसूरत चीज है ये जो भगवान ने बनाई है। फिर उसके बाद एक दिन आ जाता है जब हम खड़े हैं भाई कि सांप को मारना नहीं है, लोगों से बचा रहे हैं उसको। अब ऐसा दिन है, सांप दिखता है, बोलते हैं हम हाय हेलो, सांप हमें देख के चला जाता है, हम भी निकल जाते हैं। और आपको लगता है कि ये आपको आके काटेगा,
सांप को भी पता है बॉस कौन उसके लिए कुछ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि ये लोग हमें हर रोज देख नहीं रहे? जब आप और मैं बैठे यहाँ बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है पंछी देख नहीं रहे यहाँ क्या हो रहा है? आंखें सिर्फ हमारे पास है। इनको सब पता है कि इनका रक्षक कौन है, इनका प्रोवाइडर कौन है, इनको घर किसने दिया है, इनकी देखभाल किसने की है। वो उसके खिलाफ नहीं चढ़ेंगे। ये तो आदमियों वाली करतूतें होगी। मेजर क्वेश्चन बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, ये सब करके ऑब्वियसली एक्सेप्ट द पास्ट, अभी आप हाउ आर यू स्टिल मेकिंग मनी थ्रू पर्माकल्चर? सो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि ये इसका फाइनेंशियल मॉडल कैसे चलता है। यस, ठीक है ना। अब जैसे आपने काम शुरू किया, आपको देखना है आपकी जमीन का स्थिति क्या है। मेरी यहाँ जमीन थी रैवेज्ड एंड बैरन, इसमें कुछ मैं निकाल नहीं पाती अगर मैं बिना रसायन के करती। रसायन डाल के तो खैर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बिना रासायनिक के मेरे यहाँ कुछ नहीं निकलता। तो मुझे इसमें 3-4 साल इसको देना पड़ा। अब वो 3-4 साल मैं इसलिए दे पाई क्योंकि मेरे पास शहर की नौकरी थी। तो अगर आपकी जमीन की ये स्थिति है कि वो बिल्कुल ही बंजर है, तो आप प्लीज अपनी नौकरी ना छोड़ें पर काम शुरू करें, ताकि आपको वहां से आमदनी मिल रही है जो आप इधर लगा सकते हैं। फिर आपको एक दिन आएगा जब आपको दिखेगा चलो अब मैं कुछ लगा सकती हूँ। आपने लगाना शुरू किया, पर अभी भी शायद आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है कि आप इसको बाजार ले जा सके, या ऐसा माहौल नहीं बना कि लोग पैसे देके आपके यहाँ मिलने आएंगे आपको या रहने आएंगे। कीप सीइंग, शायद 2 जन अगर काम कर रहे हैं तो एक ने नौकरी छोड़ दी, एक अभी तक काम कर रहा है। ठीक है। और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि भी हम दोनों ही मियाँ बीवी दोनों ही अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि अब इसमें से काफी कुछ निकल रहा है जिससे हमारा एक फाइनेंशियल मॉडल चल पा रहा है। और आपको हमेशा ये देखना है कि मैं अपनी जमीन में से कितने कितने तरह से इसमें से पैसे बनाऊं। आप कैसे कर रहे हैं वो? तो खाना उगाना तो लोग सोचते हैं कि चलो एक मॉडल है ही। दूसरी चीज है कि पहले तो ये समझिए ये मेरा घर है। अगर मैं कहीं और रह रही होती और इस जगह का रेंट दे रही होती तो मेरे वो पैसे भी बच गए। यहीं रहते हैं आप? यहाँ ही रहती हूँ। तीसरी चीज, मैं जो बाजार से खाना खरीद रही थी हर महीने, वो भी नहीं खरीद रही, वो भी मेरे पैसे बच रहे हैं। आपको उसका भी कोई एक मूल्य लगाना है, राइट। यू कांट से कि वो तो कोई नहीं है, नहीं वो भी है। नहीं तो आप वो पैसे शहर में खर्च रहे थे ना जो आप नहीं खर्च रहे, दैट इज ऑल्सो देयर। बिल्कुल you're सेविंग मनी, नाउ you're ग्रोइंग सम फूड। अब जो आप खाना उगा रहे हैं इसको भी आप 2-3 बारी देखिए कि इसको आप कैसे बेच रहे हैं। पहले तो नेवर एवर ग्रो ऑर्गेनिक एंड सेल विद केमिकल। मतलब व्हाट आई मीन इज, आपने बाजरा लगाया पूरा स्वच्छ बिना किसी केमिकल का, बेचने की बारी आई आपने भी वो अर्थिये को बेच दिया जो आपके केमिकल वाले पड़ोसी बेच रहे हैं, तो आपको तो कुछ नहीं मिला। नहीं भाव मिलेगा ना, कोई नहीं, वही मिला केमिकल भाव। और आपका इतना अच्छा खाना था वो भी मिक्स हो गया सबके साथ। कहाँ बेचे किसान? किसान को मार्केट मेकिंग आनी चाहिए। ये टाइम चला गया है कि जब हम सोचते हैं, और खासकर मैंने देखा है शायद पंजाब हरियाणा में ना, किसान लोग सोचते थे हम जमींदार है और जो बेचने का काम है ना ये बनियों का है। लिटिल बिट डिसमिसिव कि ये दिस इज नॉट आवर जॉब, ये तो ये लोग करते हैं, हम लोग थोड़े इवॉल्व है, हम तो जी जमींदार लोग हैं। वो टाइम गया। बिजनेस में हम कहते हैं वर्टिकल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये अब टाइम आ गया है कि फार्मर्स फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करें, मतलब आगे आप उगा के अगला स्टेप। अपनी मार्केट खुद बनानी है। अब वो मार्केट कैसे बनती है? मार्केट बनती है पहले एक ब्रांड बना के। ब्रांड क्या है? आपके फार्म का नाम, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी कहानी आप लोगों को बताइए। कैसे बताएंगे? सोशल मीडिया पे, राइट। ऐसे आप अपना एक नाम बनाइए कि भी आप कुछ हैं। और ये नाम आप तब से शुरू कर सकते हैं जब से आपने बंजर जमीन खरीद के उसका रिपेयर शुरू किया, तब से ही लोगों को जोड़ लीजिए कि देखिए ये प्रोजेक्ट है हमारा, फॉलो अस। अपना कहानी को डॉक्यूमेंट करिए। बिल्कुल डॉक्यूमेंट करिए और लोगों को अपने साथ लेके जाइए। बी विद मी ऑन दिस जर्नी। देखिए मैं ये बंजर जमीन से शुरू कर रही हूँ, आप भी देखिए कैसे बन रही है। एक दिन उनको वो तब से आपके साथ जुड़े होंगे कि वो आपकी कहानी में बंध जाएंगे और उनको आपके पर विश्वास होगा क्योंकि वो उन्होंने आपका प्रतिदिन देखा है जैसे आपने ये जगह बनाई है, राइट। तो आप उनको बांधिए सोशल मीडिया में और फिर आप उसको आगे ले जाके उसकी लेबलिंग करिए, उसको एक मार्केट बनाइए। कुछ बाकी साथियों के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव बना के एक मंडी लगानी शुरू करिए जहां आप अपना ताजा प्रोड्यूस, फ्रेश प्रोड्यूस जो पेरिशेबल्स है वो बेच सके। आप अपनी सरकार के पास जाइए। सर जैसे हमारे यहाँ पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज है जो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। हमारी जो मंडी है वो उनका इनिशिएटिव है, वो उन्होंने हमें जगह दी है मंडी लगाने के लिए। उसी तरह कृषि
खेती विकास मिशन है हरियाणा में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़िए। सब लोग आजकल ऑर्गेनिक को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका साथ लीजिए। आपको सपोर्ट ऐसा मिलता है? मार्केट मंडी का तो मिलता है बिल्कुल। ये मंडी पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रेमिसेस में होती है, वो लोग उन्होंने हमें जगह दी है, वो उसकी एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, वहां लोग आते हैं हमसे लेने। पर मंडी में भी मैंने देखा है कि सारे कस्टमर्स का ना जो एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ जाता है जब आपकी कहानी होती है। When they know you, when they say, oh, I have seen, कि मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आपके आम आ गए, आप लाए हैं आज, है ना, वो बात और है कि उनको दिख रहा है भाई आज मैं तोड़ रही हूँ और आज ला रही हूँ, वो और ट्रस्ट उनके साथ ज्यादा बढ़ जाता है। मार्केटिंग आई थिंक पहला स्टेप है कि अपना कहानी और अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, एंड इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन इट। आपके बच्चे इन चीजों में बहुत होशियार है, वो वैसे ही सोशल मीडिया पे बैठे हैं, तो क्यों ना वो यही डॉक्यूमेंट करें। तो पर्माकल्चर फार्म का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक बहुत खूबसूरत जगह होती है, तो यहाँ लोग आना चाहते हैं। तो फिर आप कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स जोड़ सकते हैं जिसमें लोग आपके यहाँ आए। जैसे हम फार्म टूर्स करते हैं, एक फार्म स्टे चलाते हैं, टाइम टू टाइम हम वर्कशॉप्स करते हैं, हमारा घर भी सस्टेनेबली बना हुआ है तो हम सस्टेनेबल हाउस टूर्स करते हैं। तो अब इसमें एक नया रेवेन्यू सोर्स हो गया। जब लोग उन चीजों के लिए आते हैं तो फिर वो आपका कुछ सामान भी खरीद के चले जाते हैं, राइट। सो यू बिल्ड मोर बिजनेस लाइक दैट। दो एक और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मेरी अच्छी रेवेन्यू सोर्स हो गई है, वो एक तो है सीड बैंक, कि अगर आप देसी सीड यूज कर ही रहे हैं, देसी बीज यूज कर ही रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हर बारी ना आपके कुछ 100 ग्राम बीज निकल आएंगे। भाई आपको 100 ग्राम तो चाहिए नहीं अगले सीजन लगाने के लिए, तो उसमें से आप 50, 75, 80 ग्राम आप बेच सकते हैं। और ये जब आप बेचते हैं इसमें आपकी आमदनी एक और हो जाती है, एक अपना आपका सीड बैंक हो जाता है। सो दैट बिकम्स अनदर सोर्स ऑफ इनकम। और कभी भी अगर आप कोई चीज वैल्यू ऐड करके बना सके तो कभी भी उसको सस्ते में मत बेचिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हरी मिर्चें लगाती हूँ, हरी मिर्च मैं खुद पहले 150 रुपए किलो बेचती हूँ, मेरे को पता नहीं बाहर का दाम क्या है, पर अगर मेरी मंडी में नहीं बिके तो और भी बढ़िया, क्योंकि मैं उसको आके उसका मिर्ची का अचार बना देती हूँ। अब जो मेरा मिर्ची का अचार है, इट्स वैल्यू एडेड, इट्स नॉन पेरिशेबल, वो तो 1 साल चल जाएगा, है ना, 1 साल चलेगा भी और पैसे भी और मिलेंगे। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। सो लाइक दैट आप अपना देखना शुरू करिए कि आप क्या क्या उगा रहे हैं। अब जब पर्माकल्चर सिस्टम में क्या होता है कि आपको 1 या 2 फसलें नहीं मिलती, आपको 100 फसलें मिलती हैं, तो उसके चक्कर में आप 100 चीजें बना सकते हैं, आपकी दुकान भी अपनी चीजों से ही भर जाएगी। अगर आप नॉर्मल खेती करते हैं तो आप 2 चीजें रखते, धान और गेहूं, हाँ वो भी कौन खरीदने आता आपके यहाँ, पर क्योंकि आप एक पर्माकल्चर फार्मर है, आप इतनी चीजें उगा रहे हैं और मेरी पूरी दुकान इतने अच्छे से सजी हुई है बिकॉज आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स। ये सब करके मैम कंफर्टेबल शेयरिंग क्या, व्हाट कैन पीपल लर्न, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट? सी इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच हार्ड वर्क यू डू। ठीक है, अब आप मेरी जमीन पे आप घूमेंगे, आप देखेंगे कि मैंने पूरी जमीन यूज भी नहीं की है। कई जगह मैंने डेकोरेटिव प्लांट्स लगाए हुए हैं, कई जगह मैंने बैठने की जगह बनाई है, क्योंकि मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। अगर आप बिल्कुल इसमें और निकालना चाहे तो ये लॉन क्यों, मैं यहाँ भी फिर कुछ सब्जियां उगा लूं, यहाँ भी मैं कोई चीजें उगा लूं, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टेल यू कि भी इतने एकड़ में आप इतने बनाओगे। क्योंकि जब कोई भी आपको जमींदार ये चीजें बता रहा है तो देयर इज अ बेसिक अजम्पशन विच इज स्टैंडर्डाइज्ड, विच इज ये खेत है, एंड टू एंड हमने ट्रैक्टर चलाया और एंड टू एंड हमने बुआई की। पर्माकल्चर में वो नहीं होता, यहाँ पे एंड टू एंड हम कुछ नहीं उगाते, हमारा जो मन करता है, जहां मन करता है हम चीजें लगा लेते हैं। सो इट्स नॉट इजी फॉर मी टू गिव यू अ नंबर, बट एनी स्मार्ट पर्सन जो अपना एक इस नई जनरेशन का जो सिटी से वापस आके कर रहा है, उसकी तो क्षमता सोचने की थोड़ी अलग होगी, वो खुद ही अपना बिजनेस मॉडल बना पाएगा। आई थिंक जिन लोग के पास लैंड है और वो जॉब कर रहे हैं, इसका खासियत ये है कि इनिशियली आप इसको साइड बाय साइड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप वीकेंड फार्मर हो सकते हैं, आप लैंड से रिकनेक्ट कर सकते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एंड शायद जो किसान है वो डे 1 से नहीं कर सकता है। आपने ये भी कहा है कि हमें किसान पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो हमारे लिए क्लीन फूड बनाए। जैसे हम डिस्कस किए प्रीवियसली भी, उनका कंपल्जन होता है क्योंकि रोजी रोटी इससे चलती है। यू थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड start growing in permaculture, start getting into farming? Absolutely. I think the problem is कि आज की डेट में आपको पता ही नहीं आप खा क्या रहे हैं, तो या तो आप किसी फार्मर को सपोर्ट करिए या आप खुद उगाइए। इन दो, ये आपके पास 2 चॉइसेस हैं, इनमें से एक आप पकड़ लीजिए। आपको ये वाकई ये सोचना चाहिए कि मैं खुद उगा सकती हूँ, नहीं उगा सकती, अच्छा तो आप किस फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं।
अब जो आपके लिए कोई उगा रहा है आप उसको सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करूं? सपोर्ट कर, उनकी चीजें खरीदिए, उनको सही दाम दीजिए चीजों का, उनके फार्म के बारे में आप लोगों को बताइए, उनकी स्टोरीज आप शेयर करिए, उनके यहाँ विजिट करिए, उनसे दोस्ती करिए। दिस इज हाउ। और कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं किसी को, है ना? तो जैसे कई बार कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर होता है, दैट मीन्स लोग कुछ फार्मर्स को एक मंथली रिटेनर दे देते हैं और कहते हैं भी जो आपका उग रहा है आप बास्केट हमें भेज दो, हम ये नहीं पूछेंगे आपने क्या भेजा। आपके यहाँ सिर्फ तोरी निकली थी, आप सिर्फ तोरी भेज दो, आपके यहाँ सिर्फ गोभी निकली थी, आप गोभी भेज दो। दैट इज कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर, यू कैन डू दैट। तो इट्स टाइम के वी रिकनेक्ट विद आवर फूड। किस तरह से हम कर रहे हैं वो अब हम हर किसी को सोचना चाहिए इसके बाद। क्या मेरे पास अगर 1 एकड़ लैंड है, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि पर्माकल्चर करके मैं खुद को फाइनेंशियली सस्टेन कर पाऊंगा? सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए जो आपका सवाल है ना अभिनव, ये पता किसके कैसे है कंपेयर टू व्हाट। आप मेरे को ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 400 स्क्वायर फुट का ऑफिस स्पेस है, क्या मैं उसमें अपने आप को सपोर्ट कर पाऊंगा? मुझे क्या पता यार, मुझे क्या पता तुम उधर क्या करोगे। तो पर्माकल्चर एक नुस्खा नहीं है, ये एक जीने का ढंग है और इसमें इंसान की जो अपनी इंटेलिजेंस है, जो अपना एम्बिशन है, अपना जो उसके आइडियाज हैं, इसके लिए बहुत जगह है जो नुस्खेदार खेती में नहीं है। नुस्खेदार खेती क्या होती है? मैंने जी नुस्खा दे दिया आपको, आप जाके ये करो। ये नुस्खा नहीं है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। आप मेरे से बहुत ज्यादा कमा सकते हो, आप मेरे से बहुत कम भी कमा सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो वहां, राइट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव। ये लोग इस चीजों से घबराते हैं कि भाई इतनी फ्रीडम क्यों? क्योंकि हमें आदत है भेड़ चाल में चलने की। अब मैं आपको कह रही हूँ नहीं, ये यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। अब मेरे को सोचने की आदत नहीं है, सिस्टम ने हमें सोचना ही नहीं सिखाया। हमें तो बचपन से बताते आ रहे हैं भाई ऐसे होएगा, यही करना है, 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10, यही बताते आ रहे हैं। अब कोई बोल रहा है भाई आप खुद करो, खुद सोचो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, कभी सीखोगे, कभी हारोगे, कभी जीतोगे। इससे हमें घबराहट होती है। हमें नुस्खे चाहिए, जिंदगी में नुस्खे नहीं मिलते। रिस्क फैक्टर है, तभी भी मैं समझ रहा हूँ कि आई अंडरस्टैंड, मैं भी जानता हूँ कि आपका उत्तर क्या होने वाला है, बट क्या है कि ये हम प्रोग्राम हो चुके हैं ऐसे सोचने के लिए, ऐसे सवाल पूछने के लिए। लोग भी शायद ये वीडियो तभी इंस्पायर होंगे, तभी उनको कुछ वो बेनिफिट दिखा। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं है कोई रिस्क इसमें। क्योंकि आपने शुरुआत की है एक जमीन का टुकड़ा खरीद के। आप 5 साल में अगर फेल हो गए ना, आपकी जमीन का टुकड़ा तो कम से कम डबल या ट्रिपल हो जाएगा उसकी वैल्यू। देयर इज नो रिस्क। व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, मेरे को तो फिर भी बहुत कन्विक्शन थी, मेरे को पता था मैं क्या कर रही हूँ। माई हस्बैंड वॉज नॉट सो कन्विंस्ड। उनको लगा था भाई पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पर उनको लगा चलो कोई बात नहीं हुआ ये कामयाब, हम जमीन बेच देंगे। उसमें घाटा होगा, आपको क्या लगता है घाटा होगा? जमीन की दामें देख रहे हैं आप कैसे बढ़ रहे हैं। कितना नाम है यहाँ पे अभी? वो तो छोड़ो आप, पर हम कोई घाटा तो नहीं हो सकता, है ना? नहीं हो सकता। सो देयर इज नो रिस्क इन ट्राइंग, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्क। एंड डू नॉट लीव योर जॉब टिल यू आर कंफर्टेबल। दैट्स वेरी मैचिंग। अगर ये मेजर टेक बैक है, ये एक लोग के लिए टेक बैक हो सकता है। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अनदर ऑल्टरनेट क्वेश्चन। जिन लोगों के पास लैंड है वो तो ट्रायल ले ही सकते हैं। 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में भी ट्रायल लो। बिल्कुल। और जो लोग नहीं है, मे बी अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। इज इट गुड इन्वेस्टमेंट? ओ, इट्स एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट। आप तो रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट सब देखें। हाउ डू यू कंपेयर एग्रीकल्चर लैंड इन्वेस्टमेंट versus real estate, stock market? Why is it called real estate? Why? It is the only real asset. ये धरती का एक टुकड़ा है जिसपे आपका कोई अधिकार है। बाकी जो सारी चीजें हैं they are notional। और अपार्टमेंट में एक और बिल्डिंग, एक और मतलब अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आपने एक और फ्लैट ले लिया या एक फ्लैट ले लिया, इसमें दिस इज नॉट अ रियल थिंग। ये तो कल बिल्डिंग भी रह सकती है। आपके पास एक्चुअली एक रियल जगह है। मैं तो ये कहती हूँ आप किराए पे रहिए और गांव में जमीन खरीदिए। असली रईस तब आप हो गया। शहर पे आप रहिए किराए पे, क्योंकि आपका शहर का स्टेंट छोटा है। 20-25 साल आपने वहां काम करना है और लौट के यहाँ आ जाना है। अब क्या होएगा, 20-25 साल हमारे बच्चे काम करेंगे, तब तक हम बिल्कुल ही बुढ़े हो जाएंगे। शायद वो वापस आके ये चलाएंगे, फिर 20-25 साल उनके बच्चे काम करेंगे, फिर वो आ जाएंगे वापस। शहर की अपनी जगह है, मैं उसकी वो आई एम नॉट रबिशिंग इट, बट देयर इज अ बैलेंस दैट वी हैव टू स्ट्राइक। ये जो पूरी हम भेड़चाल में शहरों में पहुंच गए, ये थोड़ा सा हमें रिवर्स करना है और बैलेंस आउट करना है। आप मैम ये सारे पर्माकल्चर किए हैं, ये लाइफस्टाइल जिए हैं,
व्हाट आप खुद में क्या क्या डिफरेंसेस देखे हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बात करिए, डू यू फील हेल्दियर, मोर कनेक्टेड? सो आई थिंक हमने जब अब हम आए तो यहाँ सिर्फ 3 साल पहले रहने के लिए, पर हमारा बदलाव बहुत पहले से शुरू हो गया था। जो पहली चीज हमने अपनी लाइफ में चेंज की थी वो ये थी कि हम अपने खाने को नए नजरिए से देखने लगे, और हम देखने लगे हम खा क्या रहे हैं। तो वी टर्न वेजिटेरियन ओवरनाइट। हमने बोला यार एक चीज तो है कि जिन जानवरों के साथ हम खेलते हैं हम उन जानवरों को खा नहीं सकते, तो हमने बिल्कुल ही जानवर खाने बंद कर दिए, और हमने कोई भी चीज जिसकी ऐड आती है वो खाना बंद किया। ठीक है, जैसे उदाहरण? बिस्किट, जूस, ठीक है, एनीथिंग पैकेज्ड, चिप्स, कुछ नहीं मैगी, खाते? लेज, जो भी। आपके बच्चे खाते हैं? नहीं। वो भी नहीं खाते? क्योंकि जो आपने अब बचपन से आदत डाल दी बच्चे वही खाते हैं। हमारे बच्चों को फल खा के जो खुशी मिलती है वो कोई और चीज खाने की खुशी नहीं मिलती। तो वो हमने खाने में बदलाव दिया, मोस्टली बिकॉज एक तो उसकी पैकेजिंग का हमें समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएगी ये, हम तो अपनी जमीन पर रहते हैं, अब इसकी पैकिंग कहाँ फेंकेंगे। वो भी हमें तब अवेयरनेस हुई अभिनव जब हम यहाँ आते थे ऐसी काम करने, और हमें कोई उड़ता हुआ पैकेट दिखता था तो हम उसको उठाते थे। फिर हमें लगता था यार ये पैकेट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारी मिट्टी को, जमीन को गंदा क्यों कर रहे हैं। देन वी रियलाइज कि यार जो हम शहर में पैकेट खा रहे हैं वो भी तो कहीं जा रहे होंगे। तो वी जस्ट सेड वी विल नॉट ईट एनी पैकेज फूड। तो हमने सारा पैकेज फूड बंद किया, वो बंद किया धीरे धीरे। तब तो हम बॉम्बे में रहते थे, हमारे पास अपना खाना नहीं था। वी स्टार्टेड ईटिंग मोर फ्रूट, वी स्टार्टेड ईटिंग मोर वेजिटेबल्स, ट्राई टू फाइंड सम लोकल सोर्स ऑफ फार्मर्स मार्केट या कहीं पे जहाँ हमें पता है कोई अच्छा सोर्स खाने का आ सके। देन वी सेड लेट्स कम टू गुड़गांव, गुड़गांव इज क्लोजर हियर। फिर तो हम अपनी गाड़ी भर के दिल्ली ले जा सकते थे, तो हम फिर अपना खाना हमने खाना शुरू किया। बट सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब यहाँ रहे और हर रोज उठाई हुई चीजें खाएं। सुबह चक्कर मारे, जो निकला वो आप दोपहर में खाएं, दोपहर में चक्कर मारे, जो निकला शाम को खाएं। दैट इज द बेस्ट। एंड यू हैव टू लेट फूड बी योर मेडिसिन। जो आप खाना खा रहे हैं वो अगर आपका शरीर है और मानसिक तनाव नहीं है आपको, जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो क्या ही कोई मानसिक तनाव होगा। और एक जो हम लोग शहर में ना रेस में लगे हुए हैं, और चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, हाँ, ग्रीड, लालच, वो यहाँ पे आके ना वो गायब हो जाता है। क्योंकि आप एक पेड़ देखे ना आम से लदा हुआ, आपको लगता है आपसे ज्यादा कोई अमीर इंसान ही नहीं है। सेम ऐसा फीलिंग आता है एक्चुअली, ऐसा फीलिंग ऑफ अबंडेंस। और यहाँ पे जैसे कई बार हमारी कोई फसल खराब हो जाती है, बारिश आ गई, तूफान आ गई, तो अगम को मैं जाके बताऊंगी कि भाई आई डोंट थिंक इस साल कोई खास आम आएंगे। तो ही से अच्छा कोई बात नहीं, व्हाट अबाउट अमरूद, हाँ अमरूद तो ठीक लग रहे हैं, लीचियां भी मिलेंगी, और आड़ू, तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम। इधर कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता है क्योंकि आपने इतनी चीजें लगाई हैं। तो वो हमें वो डर नहीं रहता जो एक शहर में लोगों को ना डर है कि भी हमारी चीजें हमसे कोई छीन लेगा। दैट इज नॉट देयर। इट्स अ वेरी मच मोर पीसफुल इन्वायरमेंट। स्लो लाइफ है बट बिजी लाइफ है। वी आर बिजी ऑल्सो बट इट्स स्लो ऑल्सो इन अ वे। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू स्पेंड योर 50s ऑनवर्ड्स। एंड कई लोग ये अर्लियर भी करना चाहते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, और वो ज्यादा हेक्टिक पेस चूज कर सकते हैं और ज्यादा इसमें से निकाल सकते हैं। चॉइस है, जैसे आपने बोला आपके पास जमीन है, उसमें से आप क्या करो। बिल्कुल, बाय मेंटेनिंग द पर्माकल्चर प्रिंसिपल्स, कि आप इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, और जब आप चीज को ध्यान रखते हैं ना वो हर साल और वैल्यूएबल होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास एक आलीशान घर होता शहर में, वो तो एक्चुअली कोई भी खरीद सकता है, बट दिस प्लेस इज प्राइसलेस। इसको बनाने में एक थॉट और एक टाइम, कनेक्ट, एनर्जी, वाइब्रेशंस, राइट। और कई बार मुझे लोग बोलते हैं, बिकॉज मैं पर्माकल्चर कंसल्टेशंस भी देती हूँ, कि आप नहीं आप मेरे को ये सब मत समझाइए, आप मेरे लिए कर दीजिए। तो मैं वो देखिए मैं कर तो सकती हूँ आपके लिए, पर आप तो बदलोगे ही नहीं, तो फायदा ही क्या हुआ करने का। द आइडिया हियर इज नॉट कि आप वही शहर वाला एटीट्यूड लेके यहाँ आए, वीकेंड होम, दोस्तों के साथ पार्टी करके फिर यहाँ गंद मचा के फिर आप चले जाएं। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आपको भी बदलना है, जमीन भी बदलेगी, और एक दिन आप दोनों इसके साथ एक साथ रह पाएंगे। इंसानों की प्रॉब्लम क्या, वो नहीं बदलना चाहते, वो चाहते हैं जमीन को बदल के कोई उनको दे दे, बट देन यू आर नॉट फिट फॉर द लैंड, यू आर अ डिससर्विस। आप यहाँ आएंगे, लाउड स्पीकर लगा के यहाँ होली पार्टियां करेंगे, आप गांव वालों को परेशान करेंगे, पंछियों को परेशान करेंगे, पानी वेस्ट करेंगे, लाइटें लगाएंगे,
राइट, पटाखे जलाएंगे दिवाली पे, बिकॉज आप तो वही आदतें लेके आ गए यहाँ पे। यू ऑल्सो हैव टू चेंज। किसी ने मेरे को बहुत अच्छे से ये बताया था, कहते अच्छा ये तपस्या की तरह है। यू कैन टीच समबडी मेडिटेशन बट यू कांट डू मेडिटेशन फॉर देम। आई कांट मेडिटेट फॉर यू, यू हैव टू मेडिटेट योरसेल्फ। तो मैं भी उसी तरह लोगों को पर्माकल्चर सिखा सकती हूँ, पर मैं उनके लिए करूंगी नहीं, उनको खुद करना है। मैम, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। मैं चाहता हूँ उनके लिए कॉल टू एक्शन हो। जैसे 70% हमारे देश में किसान छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, 1-2 एकड़ लैंड है। दूसरे ओर पे आई थिंक कंज्यूमर को तो आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। किसानों के लिए क्या स्टार्टिंग पॉइंट है मैम, जो किसान आज निर्भर है? आई नो हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, बट समराइज करने के लिए, जो किसान आज निर्भर है केमिकल्स पे, अपना आमदनी पे डिपेंडेंट है वो मिट्टी से, वो क्या पहला कदम ले सकता है सस्टेनेबली? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, आप देखेंगे वो केमिकल खेती नहीं कर रहे। छोटे किसानों के पास पैसे ही नहीं है केमिकल खेती करने की। आई एम टॉकिंग अबाउट छोटा किसान, मतलब 0.25 एकड़ या 1 एकड़ लैंड होल्डिंग। दैट इज एक्चुअली द एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इन इंडिया, 1/4 to 1 एकड़। और मैं अपने गांव में भी देखती हूँ कि जिसके पास 1/4 to 1 एकड़ है, वो अपनी जमीन पर कुछ नहीं कर रहा। वो वेट कर रहे हैं कि किसी दिन इसको बेच देंगे जब अच्छे दाम बन जाएंगे। जो खेती कर रहे हैं स्पेशली केमिकल वाली, दे आर द लार्जर फार्मर्स, 5, 8, 10, 20, 50, 100 एकड़ वाले। पंजाब हरियाणा में तो ऐसे बहुत लोग हैं, और ज्यादातर वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं, और कई बारी वो खेती को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह से उसको देखते हैं कि ये कैश ब्लैक टू व्हाइट करने का एक अच्छा ये ऑप्शन है। इतना सच नहीं बोलना था मैम। नहीं बोलना? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, कि भाई यहाँ पे हम कुछ भी बकवास लगा देते हैं, कितना भी इसमें हम केमिकल घेर देते हैं, फिर जो अपनी सारी बोरियां है कैश की, वो जाके एक दिन जमा कर देंगे, बोलेंगे जी जीरी बेची है, उसमें से निकला है। दिस इज ऑल बीइंग डन बाय द बिग फार्मर्स। जो छोटा फार्मर है, मार्जिनल फार्मर जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपनी जमीन पे कुछ नहीं कर रहा। उनसे मेरा ये कहना है कि आप अपनी जमीन पे कुछ करना शुरू करिए, अपने घर को खाना देने के लिए, अपने आप को फीड करने के लिए। वो क्या कर सकते हैं? पहली चीज, बारिश का पानी देखिए। बारिश इज एनफ टू डू एनीथिंग, टू ग्रो एनीथिंग। हमें किसी ने बता दिया आपके पास बोरवेल नहीं है, कैनाल नहीं है, ये नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही गलत है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे यहाँ 2.5 करोड़ लीटर पानी उग रहा है, गिर रहा है। आपके यहाँ भी पानी गिर रहा है, आप उसको रोकिए और पेड़ लगाइए। पेड़ों का जो एक हमारे यहाँ रोल होता था, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा अपनी खेती में पेड़ जोड़ते थे, वो अब हम भूल गए हैं। पेड़ लगाइए। क्या पेड़ लगाएंगे आप? कुछ तो जंगली पेड़। कौन से? नीम लगाइए, पीपल लगाइए, ठीक है। थोड़े जो हमारे ये पुराने पुश्तैनी पेड़ हैं वो लगाइए, वो आपको इकोलॉजिकल सर्विसेज देंगे। और फिर आप फल के पेड़ जोड़िए। इसके बीच में आप सब्जियां लगाइए। थोड़ी सी दाल लगा ली आपने, थोड़ी हल्दी लगा ली, थोड़ा अदरक लगा लिया। हाँ, ऐसे करके आप एक अपनी जगह बनाइए जहां कम से कम आप खुद अपना पेट भर सके। और ये काम, मैं ये भी कहना चाहूंगी, ये काम महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती हैं। क्योंकि हम तो सोच रहे हैं भी जब वो जमीन में आपको आमदनी नहीं मिल रही, तो आदमी तो बेचारा कहीं नौकरी कर रहा होगा। पर अगर महिला आपकी गांव में है, घर पे है, तो महिलाओं को वापस खेती में जुड़ने के लिए पर्माकल्चर एक बहुत ही अच्छा संसाधन है, बहुत अच्छा साधन। और ये करने के लिए मैम इनिशियली 1 एकड़ में अब थोड़ा खर्चा भी लगेगा। कितना खर्चा लगता है? चलो खर्चा भी निकाल लेते हैं। पहला ये है कि किसी ने अपना एक कस्सी लेके पानी को रोकना है मेंढे बना के। क्या खर्चा है उसमें बताइए? 1 एकड़ में आप बनाने चलोगे ना, तो 3 या 4 दिहाड़ियां हैं। और अगर आप गांव के ही रहने वाले हो, वो तो आपका अपना बेटा कर देगा या अपना भाई या कोई कर देगा। मतलब लोगों को आदत होती है काम करने की। वो कर लिया आपने, पानी रोक लिया, बस उसी मेंढों के आसपास आपने पेड़ लगा दिया। पेड़ लगाने में क्या खर्चा है? पेड़ का खर्चा है। पर आप कोई फॉरेस्ट नर्सरी में जाइए, कोई आप सरकारी नर्सरी में जाइए, आपको इतने सस्ते पेड़ मिल जाएंगे। वो तो ढूंढ रहे हैं लोग जो ले और लगाएं, आपको एकदम मिल जाएंगे। आपको जो जंगली पेड़ों के पौधे अगर चाहिए, वो तो आपको यहाँ वहां ऐसे ही उगते हुए मिल जाएंगे। कोई आप किसी से आप बीज लेके अपने पेड़ खुद शुरू कर सकते हैं। कोई खर्चा ज्यादा है नहीं। चलिए नहीं भी है खर्चा, मुफ्त के नहीं मिले आपको, चलिए आप खरीदने भी निकलेंगे, आपको 1000 रुपए में आपको 10 पेड़ मिल जाएंगे। कुल मिला के मैं कह रहा हूँ 40-50 हजार से कम में हो जाएगा। अरे 40 हजार तो तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा। मैं तो कह रही हूँ आपको 5000 रुपए का खर्चा है आपको 1 एकड़ का काम शुरू करने में। बस
फिर उससे आगे आगे आप देखिए आप क्या आपका कैसा सिस्टम चल रहा है। थोड़ी आपको शायद बाड़ लगानी पड़े ताकि जंगली जानवर आपके पेड़ ना खाएं। आपको शायद कोई एक बंदा वहां चारपाई लगा के सुलाना पड़े कि भाई रात को जानवर आके नील गाय आके आपके पेड़ ना खा ले। तो वो आप अपने परिवार में से ढूंढ सकते हैं। इसी तरह आपके परिवार वालों का आपकी जमीन के साथ थोड़ा सा लगाव भी होगा, वो भी जुड़ेंगे। आई थिंक फैमिली का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपके आपसे जो बात करके मैं देख रहा हूँ, आपका फैमिली, आपके बच्चे कनेक्टेड हैं एक प्रकार से। एंड मेजर आज की कृषि में वही है कि यंगस्टर्स में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया है। गांव से लोग शहर जा रहे हैं, शहर में लोग जानते ही नहीं है खेती क्या होता है, खाना कहाँ से आता है। यंगस्टर्स को और उन अर्बन फोक्स को आप क्या कॉल टू एक्शन देना चाहेंगे, एक स्टेप टुवर्ड्स पर्माकल्चर या फिर एक इम्प्रूव लाइफस्टाइल? आई वुड से कि अगर आप किसी अग्रेरियन फैमिली को बिलोंग करते हैं, किसी कृषि परिवार से आप आए हैं, तो पहले तो जो लोगों ने आपके दिमाग में ये बात बता दी है कि भी कृषि इज नॉट कूल, तो आप मुझे देखिए, यू कैन बी अ कूल फार्मर ऑल्सो। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आप इसको, जो पुरानी चीजें ना ये लौट के आ रही हैं, आपको बड़ा ही दुख होगा अगर आप अपनी जमीन बेच के चले गए, क्योंकि 10 साल बाद ना दिस विल बी द गो टू प्लेस। जमीन मत बेचो, बिल्कुल भी। पहली चीज तो ये, जमीन बेचो ही मत। आपको अगर पैसे आपके पास कम पड़ रहे हैं, आपको शहर में नौकरी करनी है, तो वो पैसे बचाइए और देखिए कि आप अपनी जमीन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और जो आप शहर में पैसे कमा रहे हैं वो आप उड़ाइए मत, उनको वापस सिटी में अपनी लैंड में इन्वेस्ट करिए और इसको इस तरह से तैयार करिए कि 10 साल बाद आप भी यहाँ आके लौट सके, क्योंकि 10 साल बाद दिस विल बी द हॉटेस्ट थिंग गोइंग अराउंड। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, नो डाउट। आजकल लोग मुझे फोन करके बोलते हैं हमने बच्चों को ले आए, हमें उनको आम का पेड़ दिखाना है। वे किस टाइप की दुनिया में रह रहे हैं हम? अगर मैं उनको बोलूं ले आओ, मैं सबसे 500 रुपए दूंगी, वो 500 रुपए भी दे देंगे, क्योंकि वो इतने अब परेशान हैं, वो अपने बच्चों को ये बेसिक चीजें दिखाना चाहते हैं। सो दिस इज द फ्यूचर, प्लीज होल्ड ऑन टू योर लैंड। अभी शायद उसके थोड़े से उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप जरूर कमाइए शहर में, शहर की अपनी जगह है, नौकरियों की अपनी जगह है, पर उस पैसे को उड़ाइए मत। सेव इट, बिल्ड इट बैक, कोई एक अपनी एक जगह बनाइए और माँ बाप और बच्चे मिलके एक ऐसी चीज बना सकते हैं जिसमें जब तक माँ बाप का टाइम आएगा तो बच्चे इसको पिकअप कर लेंगे। मैम, योर एनर्जी आई मस्ट से वेरी कंटेजियस। अब अभी भी 2 घंटा धूप में मैं 3-4 बार ऊपर नीचे हो रहा हूँ। यू आर स्टिल इरेक्ट, स्टैंडिंग, सिटिंग स्ट्रेट, हैप्पी, स्माइलिंग। एंड मुझे लगता है कि ये पर्माकल्चर और लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा उसमें रोल है, डेफिनेटली। थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू। आप शायद खुद के लिए कर रहे हैं, मार्केट के लिए कर रहे हैं, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपके काम के थ्रू इंस्पायर होंगे। एंड पर्सनली मैं आपको कह सकता हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। हर दिन एक नए लोग से पॉडकास्ट करता हूँ, इतना पर्सपेक्टिव मिलता है, फिर मैं बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता, राइट। बट डेफिनेटली आपसे बात करके एक न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स डेवलप हुआ है। एंड आई होप कि मेरे तरह बहुत सारे लोग स्टार्ट थिंकिंग, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। शायद मैं आज आपकी तरह पर्माकल्चर फार्म नहीं बनाऊँ ओवरनाइट, घर जाके मैं बर्तन आराम से धोऊंगा, कुछ सस्टेनेबल स्टेप्स लूंगा, एंड आई थिंक दैट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। Yeah. Thank you so much for your time, ma'am. It's been an honor, and I'll see you soon again.